Hi everyone, I know it's been a long time and I haven't uploaded any videos, लेकिन इस साल finally जब आपका prelims complete हो गया है, I was thinking of starting with the previous year question papers. हम start करेंगे 2014 के साथ में and eventually हम हर एक paper discuss करेंगे. Like आज की वीडियो में we'll be discussing 2014 पेपर 1 सेक्शन ए. सो हर एक सेक्शन के वीडियोस आएंगे यहाँ पर. एटलीस्ट आपको हेल्प मिलेगी यहाँ पर कि पिछले कुछ सालों में यूपीएससी ने जिस तरीके के क्वेश्चंस दिए हैं आप उन क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं. व्हाट आर द कीवर्ड्स, व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज दैट यू कैन फॉलो. दिस विल हेल्प यू अ लॉट इन दिस ईयर्स एग्ज़ाम. जब आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, स्पेशली मेंस के लिए जब हम इस पेपर की प्रिपरेशन करते हैं, तो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हमारे लिए कि पिछले 10 या 15 सालों में जो भी क्वेश्चन पेपर आए हैं उनको हम अच्छे से डीपली एनालाइज करें, प्रिपेयर कर लें, और ये आपको जो है तैयार कर देता है एटलीस्ट एक ऑप्शनल पेपर के लिए बहुत ही आसानी से, कि आप वहाँ पर अगर कोई भी क्वेश्चन आता है थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के साथ आप उसको कैसे अटेम्प्ट कर पाएँ. तो ये एक छोटी सी कोशिश है मेरी उसी डायरेक्शन में. विल स्टार्ट विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर. आई नो मुझे बहुत सारे कमेंट्स मिले यहाँ पर कि आपका जो प्रीवियस वीडियोस हैं या जो प्लेलिस्ट हैं वो कंप्लीट नहीं हुई हैं. धीरे धीरे करके आई विल स्टार्ट अपलोडिंग दोज एज वेल. आई विल मेक श्योर कि इस बार जो है थोड़ा सा रेगुलरिटी के साथ में हम ये वीडियोस लेकर के आए. इंसेंटिव बस इतना सा ही रहेगा आपकी साइड से कि आप जो हैं अपनी जो भी नीड्स हैं आप प्लीज़ जो हैं कमेंट्स में मुझे बताएं. जस्ट लाइक एंड शेयर दिस वीडियो. दैट्स इट. दैट्स व्हाट आई वांट फ्रॉम योर साइड. तो स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर हम सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं 2014 का ये पेपर. तो यानी कि हम जब शुरुआत करेंगे तो 2014 मैंने बेस पीरियड लिया है यहाँ से. 2014 से लेकर के हम पिछले साल यानी कि 2025 का जो आपका पेपर आया था पॉलिटिकल साइंस का, इसके दोनों पेपर हम डिस्कस करेंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2. और जब हम डिस्कस करेंगे तो इसकी 2 वीडियोस बना करेंगे आपकी. एक होगी सेक्शन ए की, एक होगी सेक्शन बी की. सिमिलरली फॉर पेपर 2 एज वेल, सेक्शन ए एंड पेपर 2 का सेक्शन बी. तो इस फॉर्मेट में हम चलेंगे 2014-15 से करते करते 2025 तक. एंड इसी बीच जो है कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं यहाँ पर अपलोड करना शुरू करूँगी. आई अंडरस्टैंड वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का सिर्फ आपका प्लेटो का चैप्टर जो है वो अपलोड हुआ है. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पर मुझे ऐड करनी है रिसेंटली, जो भी अपडेट हुए हैं. एट द सेम टाइम मैंने आपका जो पेपर 2 है, स्पेशली जो पेपर 2 सेक्शन बी है इंटरनेशनल रिलेशंस का, वो आपकी पूरी सीरीज़ यहाँ पर अपलोड कर दी थी. बट दैट्स लाइक समथिंग विच इज़ आउटडेटेड. उसका कारण ये है कि ये सभी चीज़ें हमने 2024 में मैंने रिकॉर्ड की थी एंड इट्स 2026. तो कुछ चीज़ें हैं जो बदल गई हैं, डायनामिक्स चेंज हो गए हैं, वो भी धीरे धीरे अपलोड करना स्टार्ट करेंगे. तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहाँ पर फिलहाल आज की वीडियो का 2014 का पेपर 1 सेक्शन ए. जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले जो क्वेश्चन 1 होता है आपका और क्वेश्चन 5 होता है किसी भी पेपर का, वो मैंडेटरी होता है. यानी कि ये वाला सेक्शन में आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने ही करने हैं, आपको छोड़ नहीं सकते. और यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन मिलेगा वो 10 मार्क्स का रहेगा. एंड ये जो क्वेश्चंस होंगे आपके इन टोटल 5 क्वेश्चंस होते हैं. पैटर्न सभी को पता है तो पैटर्न में दोबारा नहीं जाएंगे. एक ओवरऑल जो भी नए बच्चे आए हैं जिनको पैटर्न समझना है, क्या करना है, उसके लिए अलग से वीडियो आई विल मेक. बट फिलहाल के लिए लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 1. डायरेक्टली हम बात करते हैं. यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगी कि व्हाट आर दी आंसर टिप्स जो आप फॉलो कर सकते हैं. ठीक है, क्या ऐसी बेटर अप्रोच आप अपना सकते हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करते समय कि हर एक क्वेश्चन जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं उसमें आपका एक फॉर्मेट क्या होना चाहिए. ठीक है, तो सबसे पहले अगर फॉर्मेट की बात करें, बहुत ही एक बेसिक चीज़ है जो मुझे डिस्कस करनी है आज के सेशन में. एंड दैट इज़ कि सबसे पहले हम समझेंगे कि जो भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है उस क्वेश्चन की डिमांड क्या है. तो सबसे पहले
मैं इस पूरी सीरीज़ में हर एक क्वेश्चन जब रीड करूँगी उसकी डिमांड क्या है उसके बारे में बात करूँगी। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि आप इस पर्टिकुलर आंसर को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि इसमें आप कौन कौन से ऐसे कोर आर्ग्यूमेंट्स डिस्कस करेंगे या कौन सी ऐसी थीम्स हैं जो आपको डिस्कस करनी चाहिए इस क्वेश्चन को आंसर करते समय। देन हम ये भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं आपको बहुत टाइम से ये चीज़ बोलती आ रही हूँ कि कौन से थिंकर्स हैं, कौन से स्कॉलर्स हैं, ये आपको हर एक आंसर में मेंशन करना ज़रूरी है। तो वो भी हम यहाँ पर क्वेश्चन वाइज डिस्कस करेंगे कि इस तरीके के क्वेश्चंस में कौन से थिंकर्स या स्कॉलर्स को आप कोट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर उसमें कोई इंडियन एग्जाम्पल पॉसिबल है, क्योंकि हम यूपीएससी का एग्जाम्पल लिख रहे हैं यहाँ पर, राइट, यूपीएससी के लिए पेपर लिख रहे हैं, तो एक इंडियन एग्जाम्पल अगर पॉसिबल है तो वो भी हम मेंशन ज़रूर करेंगे। और कोई भी पॉलिटिकल साइंस का आंसर हो वो बिना किसी क्रिटिसिज्म के तो कंप्लीट हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो क्रिटिसिज्म यानी कि उसका काउंटर व्यू क्या है वो भी हमें डिस्कस करना होगा। तो कोई भी आंसर हम लिख रहे हैं उसका काउंटर व्यू भी कोशिश करेंगे कि मैं आपको बताऊं। एंड फाइनली उस आंसर को आपको कैसे कंक्लूड करना है, क्या उसका कंक्लूजन होना चाहिए, कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जो आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में डिस्कस कर सकते हैं, वो हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1A के साथ में, राइट। आपके यहाँ पर होते हैं 5 क्वेश्चंस पहले क्वेश्चन में। तो ये है क्वेश्चन नंबर A। क्वेश्चन पढ़ते हैं सबसे पहले। पॉलिटिकल थ्योरी इज नॉट एन एस्केप मैकेनिज्म बट एन आर्डस कॉलिंग, राइट। तो ये जॉन क्लेमेंट्स का एक स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले जैसा कि हमने कहा कि डिमांड क्या है क्वेश्चन की, क्वेश्चन में एग्जामिनर पूछना क्या चाह रहा है। यहाँ पर सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको पॉलिटिकल थ्योरी डिफाइन करनी है, आपको ये बताना होगा कि पॉलिटिकल थ्योरी इतनी डिफ़िकल्ट और इतनी डिमांडिंग क्यों है। एंड साथ ही साथ आपको इसको कनेक्ट करना होगा प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स के साथ में। आपको ये भी बताना होगा कि ये कोई एस्केप मैकेनिज्म नहीं है, कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो कैसे समाज को ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करती है। इट इज़ नॉट जस्ट एस्केपिंग द रियलिटी, रादर पॉलिटिकल थ्योरी हमें हेल्प करती है टू ब्रिंग सम मेजर चेंजेस, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इन द सोसाइटी। तो यहाँ पर आप इसको इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे, क्योंकि ये स्टेटमेंट जॉन क्लेमेंट्स की है तो आप इन्हीं के साथ में स्टार्ट कर सकते हैं कि इनका पॉलिटिकल थ्योरी को लेकर के क्या व्यू था, आप वो बता सकते हैं। तो जॉन क्लेमेंट्स क्या कहते हैं, इसी स्टेटमेंट को आप थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे, ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे पहले इसी स्टेटमेंट को डिटेल में। और आप कहेंगे कि देखिए कि पॉलिटिकल थ्योरी कोई एब्स्ट्रैक्ट यानी कि कोई इमेजिनेटिव स्पेकुलेशन नहीं है, कोई इमेजिनेटिव आइडिया नहीं है। पॉलिटिकल थ्योरी एक बहुत ही सीरियस इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज है, एक ऐसी इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज जिसके चलते हम समझ सकते हैं, हम इवैल्यूएट कर सकते हैं पॉलिटिकल लाइफ को, एंड एट द सेम टाइम उसको कैसे इम्प्रूव करना है, ये पॉलिटिकल थ्योरी के चलते हम कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा ऐसे बताना है कि ये कोई इमेजिनेटिव आइडिया नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल आइडिया है जिसके थ्रू हम समाज में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो यानी कि जो पॉलिटिकल थ्योरी डील करती है डिफ़िकल्ट पॉलिटिकल क्वेश्चंस के साथ में, वो आप यहाँ पर बताएंगे। जैसे कि आपको बताना है कि देखिए पॉलिटिकल थ्योरी में सवाल उठते हैं जस्टिस जैसे कॉन्सेप्ट्स पे। पॉलिटिकल थ्योरी बात करती है इक्वालिटी पे, बात करती है लिबर्टी पे, राइट्स पे, पावर पे बात करती है, इन सभी चीज़ों पे बात करती है। इसीलिए आप देखेंगे कि पॉलिटिकल थ्योरी में प्लेटो जैसे थिंकर्स हैं, एरिस्टोटल, जॉन रॉल्स जैसे थिंकर्स हैं जो इन सभी मुद्दों पे बात करते हैं, या अंबेडकर हो गए, ठीक है, उनका जो आइडिया है सोशल जस्टिस का, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर बताएंगे। तो इंडियन थिंकर और साथ ही साथ आप जो भी फॉरेन थिंकर्स हैं, जो भी क्लासिक थिंकर्स हैं, उनके बारे में यहाँ पे बात कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ आपको ये चीज़ भी बतानी है कि देखिए पॉलिटिकल जो थ्योरी है इसकी जो डायमेंशंस हैं ये आपको नॉर्मेटिव एस्पेक्ट भी दिखेगा और एम्पेरिकल डायमेंशंस भी दिखेंगी। यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप
थिंकिंग वाले यानी कि थॉट वाला जो प्रोसेस है सिर्फ उस पर फोकस करें। आपको पता है नॉर्मेटिव क्या होता है, कि क्या होना चाहिए, what should be, what ought to be। पॉलिटिकल थ्योरी उस पे भी बात करती है, लेकिन पॉलिटिकल थ्योरी इस पे भी बात करती है कि क्या हो रहा है, what is। तो यानी कि एम्पेरिकल एस्पेक्ट पे भी फोकस करती है और नॉर्मेटिव एस्पेक्ट पे भी फोकस करती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप जॉन रॉल्स को ले सकते हैं, क्योंकि मॉडर्न टाइम्स में जॉन रॉल्स का जो आइडिया है, जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है इनकी, वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से इम्पॉर्टेंट हुई। इसी ने रिवाइव किया पॉलिटिकल थ्योरी को, राइट, बिकॉज एक टाइम पे तो पॉलिटिकल थ्योरी का डिक्लाइन हो गया था। तो जॉन रॉल्स को यहाँ पर डिस्कस कर सकते हो आप। तो आप बताएंगे कि देखिए पॉलिटिकल थ्योरी में नॉर्मेटिव आइडियाज़ और एम्पेरिकल आइडियाज़ दोनों को कंबाइन करके दोनों की डायमेंशंस देखी जाती हैं। साथ ही साथ पॉलिटिकल थ्योरी एक पॉलिटिकल एक्शन को गाइड करती है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ अ गाइडेड पॉलिटिकल एक्शन, इट गाइड्स द पॉलिटिकल एक्शन। जैसे कि पॉलिटिकल थ्योरी के चलते ही आगे जाकर के जो डेमोक्रेसी का आइडिया लाया गया, ये सब यहीं से उभरा है, राइट। या सोशलिज्म जो हमें आज के टाइम पे देखने को मिलता है, वो सब पॉलिटिकल थ्योरी से आ रहा है। आज के समय पे लिबरलिज्म है या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का जैसे आइडिया आया, ये सभी कहाँ से एमिनेट हो रहा है, ये पॉलिटिकल थ्योरी से ही आ रहा है। अब इसका इंडियन एग्जाम्पल में जो भारत का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की जो थ्योरी है वहाँ से आता है। साथ ही साथ पॉलिटिकल थ्योरी कैसे एक आर्ट स्कॉलिंग है, कैसे एक प्रैक्टिकल चीज़ है। आप देखेंगे कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो समाज में चेंज लाने की बात करती है, राइट। जैसे कि भारत में अगर हम देखें तो कास्ट एग्जिस्ट करती है, या पूरे दुनिया में देखें तो हम पेट्रियार्की एग्जिस्ट करती है, या कॉलोनियलिज्म जो है आज भी हमें बहुत सारे देशों में देखने को मिलेगा, राइट। कि कॉलोनियलिज्म या पोस्ट कॉलोनियलिज्म के जो आइडियाज़ हैं वो आज भी एग्जिस्ट करते हैं। तो कैसे जो है पॉलिटिकल थ्योरी हेल्प करती है समाज में, वो बेसिकली चैलेंज करने की कोशिश करती है कास्ट को, पेट्रियार्की को, कॉलोनियलिज्म को। जैसे अंबेडकर ने यूज़ किया, फेमिनिज्म है जो पेट्रियार्की को आज के समय पे क्वेश्चन करती है, राइट। सिमिलरली गांधी हैं, इन्होंने कॉलोनियलिज्म के समय पे जो भी आइडियाज़ यहाँ पर फॉलो किए गए वो सभी आप यहाँ पर बताएंगे। देन इसके बाद अगर हम बात करें तो आप ये भी बोलेंगे कि देखिए पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो एक ऑल्टरनेटिव विजन भी क्रिएट करती है। जैसे कि गांधी का जो स्वराज का आइडिया है, या कार्ल मार्क्स का जो कम्युनिज्म का आइडिया हो गया, रॉल्स की जो जस्ट सोसाइटी है, ये बेसिकली है क्या, दीज आर ऑल ऑल्टरनेटिव विजन्स। यानी कि जो भी समाज में एग्जिस्ट कर रहा है उसके आप कह सकते हो कि एज अ सोल्यूशन व्हाट आर द थिंग्स दैट वी कैन फॉलो, व्हाट आर द स्टेप्स दैट वी कैन फॉलो टू ब्रिंग अ चेंज इन द सोसाइटी। अब अगर आप देखें भारत में तो फ्रीडम स्ट्रगल के समय पे आप डिस्कस कर सकते हैं कैसे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का स्टेप्स फॉलो किए गए, कैसे रिजर्वेशन की डिबेट्स हुई, सेक्युलरिज्म का आइडिया लाया गया एंड इवेंचुअली फेडरलिज्म लाया गया। वो सारी चीज़ें आप बता सकते हैं, ठीक है। सो ये तो हो गई पॉलिटिकल थ्योरी की बात, हमने ये सारी बातें डिस्कस कर ली। लेकिन अब बारी आती है क्रिटिसिज्म यानी कि काउंटर व्यू की। तो अगर आप काउंटर व्यू पे ध्यान दें तो बहुत सारे ऐसे बिहेवियरलिस्ट हैं जो ये कहते हैं आज भी कि नहीं, पॉलिटिकल थ्योरी बेसिकली एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, क्योंकि इनका ये मानना है बिहेवियरलिस्ट्स का कि पॉलिटिकल थ्योरी बहुत ही ज़्यादा फिलोसफिकल है, राइट। जैसे कि डेविड ईस्टन हो गए, वो ये चाहते थे कि हम नॉर्मेटिव एस्पेक्ट पे ज़्यादा फोकस ना करके बेसिकली फोकस करें साइंटिफिक पॉलिटिकल स्टडीज़ पे, राइट। तो आप उनको मेंशन कर सकते हैं, लेकिन आपको ये चीज़ बतानी होगी कि देखिए प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में भी थ्योरी की रिक्वायरमेंट होती है। तो अल्टीमेटली आप ये बताएंगे कि देखिए पॉलिटिकल थ्योरी जो है इट इज़ नॉट एन एस्केप फ्रॉम रियलिटी। बेसिकली पॉलिटिकल थ्योरी गाइड करती है हमें समझने में रियलिटी को, उसको कैसे चेंज करें उसको, राइट। तो यानी कि पॉलिटिकल थ्योरी बहुत ही ज़्यादा आज के समय पे इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली जब हम डेमोक्रेटिक गवर्नेंस की बात करते हैं, सोशल जस्टिस की बात करते हैं। तो इन लाइंस पे आप जो हैं इसको डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। दिस इज जस्ट अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस क्वेश्चन जो आपको पता होनी चाहिए।
आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 1B, अगेन 10 मार्क्स का है ये, ज़्यादा इसमें आपको डिटेल में नहीं जाना है। तो क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन है बेसिकली एक स्टेटमेंट, जॉन स्टुअर्ट मिल की स्टेटमेंट है, मैंने आपको बताई हुई है पहले भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ऑल साइलेंसिंग ऑफ डिस्कशन इज एन अजम्पशन ऑफ इनफॉलिएबिलिटी। तो क्वेश्चन की डिमांड क्या है? बेसिकली आपको यहाँ पर एग्जामिनर चाह रहा है कि आप एक्सप्लेन करें कि कैसे जॉन स्टुअर्ट मिल फ्री स्पीच को डिफेंड करते हैं, इसके फेवर में बात करते हैं, और ये कहते हैं कि अगर फ्री स्पीच को सप्रेस किया जाएगा तो वो कितना ज़्यादा खतरनाक है। हाउ दिस इज डेंजरस, सिंपल, राइट। तो अगर आपको क्वेश्चन की डिमांड पता चल गई है तो अब आते हैं इंट्रोडक्शन पे। आप सबसे पहले बताएंगे कि देखिए, जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपनी किताब का नाम है ऑन लिबर्टी, अपनी किताब ऑन लिबर्टी में ये कहा है, ये आर्ग्यूमेंट दिया है कि ना तो कोई इंसान ना ही कोई इंस्टीट्यूशन एब्सोल्यूट ट्रूथ पोजेस करता है। हर किसी के ओपिनियन होते हैं, राइट। कोई भी ऐसा नहीं है जस्ट बिकॉज देर इज अ गवर्नमेंट, वेदर इट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, दैट दे पोजेस द एब्सोल्यूट ट्रूथ। नो, ना तो किसी इंस्टीट्यूशन के पास में है, ना ही कोई एक पर्सन है जो कंप्लीटली सच जानता है, विच मीन्स दैट कि ओपिनियन एग्जिस्ट करते हैं। गवर्नमेंट का अपना ओपिनियन हो सकता है, जनता का अपना हो सकता है, एक इंडिविजुअल का अपना हो सकता है, लेकिन इन ओपिनियन को सप्रेस करना ये बहुत खतरनाक है। तो वो किसी भी ओपिनियन को सप्रेस नहीं करना चाहिए। तो ये कहते हैं जॉन स्टुअर्ट मिल कि जितने ह्यूमन बीइंग्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स आर फॉलिएबल, यानी कि किसी को भी कंप्लीट सच नहीं पता है। एग्जाम्पल के तौर पे गैलीलियो हो गए, ठीक है, आगे की जैसे साइंटिफिक रेवोल्यूशंस आई, वो सारी चीज़ें आप बात कर सकते हैं। तो ये कहते हैं कि अगर हम किसी ओपिनियन को साइलेंस करते हैं, राइट, किसी की फ्रीडम ऑफ स्पीच को हम रोकते हैं, तो यू नेवर नो कि वो इंसान सच ही बोल रहा था। यानी कि हो सकता है कि 1000 लोग हैं, 1000 पीपल आर देयर, एंड ये सब एक ओपिनियन में बिलीव करते हैं और ये बोलते हैं यही सच है, बट ये सारे के सारे गलत भी तो हो सकते हैं, राइट। और एक इंसान इज ऑन द अदर साइड हु इज सेइंग दैट नो, दिस इज नॉट राइट व्हाट यू हैव बिलीफ इन। सो लेकिन इस इंसान को पागल घोषित कर दिया जाता है, दैट पर्सन इज मैड, राइट। सो अल्टीमेटली मेजॉरिटी कैन बी रॉन्ग, इसीलिए हमें किसी ओपिनियन को साइलेंस नहीं करना चाहिए। यू कैनॉट इमेजिन कि कहाँ से ट्रूथ जो है वो इमर्ज हो सकता है। यानी कि अगर ओपिनियन, मान लीजिए, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इस पर्सन का ओपिनियन 100% करेक्ट होगा, लेकिन अगर इसका ओपिनियन गलत भी है, इट मे कंटेन पार्शियल ट्रूथ, इट मे कंटेन पार्शियल ट्रूथ। एग्जाम्पल के तौर पे बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीज़ है, बट आई स्टिल गो हेड एंड से इट, वेदर इट इज़ एनी पार्टी, बीजेपी है या कांग्रेस है या आम आदमी पार्टी है, ठीक है, या आपकी तृणमूल कांग्रेस हो गई, एनी पार्टी यू कैन थिंक ऑफ, चाहे वो रीजनल पार्टी है या फिर वो नेशनल पार्टी है भारत में या किसी भी देश में हम बात करें, ज़रूरी नहीं है कि एक ही पार्टी सही है और दूसरी पार्टी गलत है, और ज़रूरी नहीं है कि दूसरी पार्टी जस्ट बिकॉज ऑपोजिशन है वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं और जो रूलिंग पार्टी है वो बिल्कुल गलत है। हर किसी का अपना एक पार्शियल ट्रूथ हो सकता है, यानी कि बीजेपी की बुराइयां भी हो सकती हैं, अच्छाइयां भी हो सकती हैं, सेम इज विद कांग्रेस, राइट। सो अल्टीमेटली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज इवन रॉन्ग ओपिनियंस कंटेन पार्शियल ट्रूथ, और इसलिए डिबेट होना बहुत ज़रूरी है। डिबेट से आप अपनी जो नॉलेज है उसको इम्प्रूव करोगे। तो यानी कि अगर इसका ओपिनियन ही आपने सप्रेस कर दिया तो डिबेट ही नहीं हो पाएगी, एक हेल्दी डिबेट नहीं होगी, तो आपको पता कैसे चलेगा कि सही चीज़ क्या है या हमें किस डायरेक्शन में काम करना चाहिए, राइट। तो यानी कि सच तभी सरवाइव करता है जब क्रिटिसिज्म एग्जिस्ट करे। बिना डिबेट के जो ट्रूथ आप मानेंगे वो ट्रूथ नहीं होगा, वो बेसिकली एक डॉगमा होगा। यानी कि
आप बस किसी चीज़ पे किसी ने कह दिया है, आंख बंद करके उस चीज़ पे बिलीव कर रहे हैं। यू हैव टू कीप ऑन डिबेटिंग अबाउट इट, राइट। तो जॉन स्टुअर्ट मिल का इसीलिए ये कहना था कि एक डेमोक्रेसी में फ्री डिस्कशन होना बहुत ज़रूरी है। यू कैन कनेक्ट विद द पब्लिक ओपिनियन एंड अकाउंटेबिलिटी इससे आती है। साथ ही साथ एक डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी का जो आइडिया है वो यहीं से पनपता है, यहीं से आता है। तो जॉन स्टुअर्ट मिल ये चीज़ कह रहे हैं। आगे जाकर के हमने जब डेमोक्रेसी का टॉपिक पढ़ा था तो वहाँ पर हेबरमास भी पढ़ा था। हेबरमास जैसे थिंकर्स भी इस बारे में बात करते हैं, राइट। तो वो चीज़ें आप जो है यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। लेकिन जॉन स्टुअर्ट मिल एक लिबरल थिंकर थे, राइट। तो इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट में आप ये कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे कम्युनिटेरियन स्कूल के थिंकर्स हैं जो क्रिटिसाइज करते हैं। तो जो कम्युनिटेरियन आपका क्रिटिसिज्म है वो ये क्या कहता है, कम्युनिटेरियंस कहते हैं कि अगर अनलिमिटेड स्पीच आपने दे दी तो इसके चलते सोशल हार्मनी यानी समाज में जो हार्मनी बनी हुई है वो डिसरप्ट हो सकती है। इसीलिए हम देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये चीज़ कही हुई है, हेट स्पीच और ये सभी चीज़ें अलाउड नहीं है, राइट। तो अल्टीमेटली अनलिमिटेड स्पीच भी नहीं होनी चाहिए। तो आज का जो हेट स्पीच का कॉन्सेप्ट है उसके साथ में आप कनेक्ट कर सकते हैं। या आज के समय पे आपको पता है कि बहुत फेक न्यूज़ चलती हैं, राइट। आज के समय पे मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा है जिसको लोग सच मान लेते हैं। तो किसी भी चीज़ को आपको 100% सच नहीं मानना है, वेदर इट इज़ ऑनलाइन। बहुत सारी ऐसी वीडियोस आती हैं आज के समय पे AI की, जहाँ पर हम देखते हैं कि अ सर्टेन पर्सन इज सेइंग समथिंग, उसको हम सच मान लेते हैं, बट दैट इज़ एन AI जनरेटेड डीप फेक वीडियो है, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर फिर इसीलिए बोलेंगे कि बेशक से क्रिटिसिज्म है, लेकिन जॉन स्टुअर्ट मिल का जो प्रिंसिपल है विच इज हार्म प्रिंसिपल, उसको नहीं भूलना है, उसको आपको यहाँ पर बताना है। यू हैव टू टॉक अबाउट द हार्म प्रिंसिपल ब्रीफली। आप यहाँ पर कहेंगे कि देखिए हार्म प्रिंसिपल बहुत ज़रूरी है, यानी कि जॉन स्टुअर्ट मिल कहते हैं कि इस अनलिमिटेड स्पीच पे रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए तब जब इस स्पीच की वजह से कोई डायरेक्ट हार्म जो है पहुंच रहा हो, कोई नुकसान हो रहा हो। और इस कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर सकते हैं आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज A की, क्योंकि ये आर्टिकल जो है ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाता है इस पे अनलिमिटेड स्पीच पे आपकी, ठीक है, कि हार्म नहीं पहुंचना चाहिए, हेट स्पीच नहीं होनी चाहिए बेसिकली। तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आप ये वाला आर्टिकल कोट कर सकते हैं। अल्टीमेटली एट द एंड फिर आप कंक्लूड करेंगे कि देखिए एक डेमोक्रेसी प्रोग्रेस करती है डिबेट के थ्रू। सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए किसी चीज़ पे, डिबेट ज़्यादा होनी चाहिए। तो जॉन स्टुअर्ट मिल ने इसीलिए ये वार्निंग दी थी दैट आज के समय पे तो ये वार्निंग है, ये बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेबल है, स्पेशली इन द एज ऑफ सोशल मीडिया। आज के समय पे आइडियोलॉजिकल पोलराइजेशन आपको बहुत दिखेगा, तो ऐसे में ये स्टेटमेंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस तरीके से आप इसको कंक्लूड करेंगे। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Nationalism is not a mere political program but a way of life like religion. अब ये जो स्टेटमेंट है औरोबिंदो घोष की है। आपको सबसे पहले इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में औरोबिंदो घोष की जो स्पिरिचुअल नेशनलिज्म का जो आइडिया है वो यहाँ पर डिस्कस करना है। बेसिकली दिस इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन कि हाउ नेशनलिज्म इज अ वे ऑफ लाइफ जस्ट लाइक रिलीजन। तो आप इसको कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे? इंट्रोडक्शन आपकी बहुत सिंपल सी रहेगी कि देखिए औरोबिंदो घोष ने नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट को ट्रांसफॉर्म किया। वो नेशनलिज्म जिसको यूजुअली एक पॉलिटिकल मूवमेंट माना जाता था, इन्होंने इसको स्पिरिचुअल मिशन दिया। यानी कि नेशनल मूवमेंट का काम है बेसिकली नेशनल रीजनरेशन करने का। तो इनका ये कहना था औरोबिंदो घोष का कि नेशनलिज्म एक स्पिरिचुअल फोर्स है, कि भारत एक मेरेली टेरिटरी नहीं है विद बॉर्डर्स, भारत एक लिविंग स्पिरिचुअल एंटिटी है। इसीलिए भारत को हम देखते हैं कि हम कहते हैं भारत माता।
विच मीन्स एक डिवाइन लिविंग स्पिरिचुअल एंटिटी है। यानी कि नेशनलिज्म रिलीजन के ही सिमिलर है। नेशनलिज्म फेथ क्रिएट करता है, नेशनलिज्म डिवोशन क्रिएट करता है, नेशनलिज्म सेक्रीफाइस क्रिएट करता है, और नेशनलिज्म के थ्रू ही यूनिटी भी आती है। और इसीलिए आप देखेंगे कि जिस टाइप का जो नेशनलिज्म यहाँ पर बात करते हैं अरबिंदो घोष, उसमें इंटीग्रल नेशनलिज्म की बात होती है, विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम, जिसमें पॉलिटिकल फ्रीडम रहेगा सभी के पास में, साथ ही साथ अपने कल्चर को रिवाइव करेगा, एट द सेम टाइम स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बात ये करते हैं। जब हम कल्चरल नेशनलिज्म की बात करते हैं तो यानी कि भारत में बदलाव लाने की बात की जा रही है, रेनेसांस की बात की जा रही है, भारत में भवानी मंदिर जैसे इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स आप बात कर सकते हैं, जो कि हेरिटेज पे फोकस करता है, कल्चर पे फोकस करता है, भारत की जो सिविलाइजेशनल प्राइड है उस पे फोकस करता है। तो जब स्वराज की बात हो रही थी, स्वराज इज सेल्फ रूल, लेकिन ये जो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट है अरबिंदो घोष ने दिया, दिस इज स्वराज बियॉन्ड पॉलिटिक्स। तो सिर्फ पॉलिटिकल वे में स्वराज नहीं, बियॉन्ड इवन दैट हमें बात करनी होगी। नॉट ओनली सेल्फ रूल, हमें सेल्फ कंट्रोल भी रखना होगा, हमें सेल्फ यानी कि खुद को ट्रांसफॉर्मेशन भी करना पड़ेगा, इसकी बात करते हैं। तो आप यहाँ पर जब अरबिंदो घोष की स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे, आप तिलक की बात कर सकते हैं, आप गांधी जी की बात कर सकते हैं, आप कंपेयर कर सकते हैं टैगोर के साथ में यहाँ पर। एंड फाइनली जब आप क्रिटिसिज्म की बात करेंगे यहाँ पर, तो आप लिबरल जो थिंकर्स हैं, लिबरल क्रिटिसिज्म मेंशन कर सकते हैं कि कैसे रिलीजन और पॉलिटिक्स के बीच में जो एक फाइन लाइन है वो ब्लर हो जाएगी, ऐसा लिबरल क्रिटिसिज्म कहते हैं, राइट, कि नेशनलिज्म जो है वो डॉगमेटिक बन सकता है। लेकिन अल्टीमेटली कंक्लूजन में आपको फिर यही कहना है कि देखिए अरबिंदो घोष ने नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट था उसको एलिवेट करने की बात की, एक मॉरल, एक स्पिरिचुअल प्रोजेक्ट की तरह, मेकिंग इट वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंक्टिव, वन ऑफ द मोस्ट वेरी डिफरेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन पॉलिटिकल थॉट। तो ये है आपका अरबिंदो घोष, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट कि ये क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स में है, तो ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं लिखना है, बहुत ही ब्रीफली आपको 150 वर्ड्स में ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी है, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1D, which is the fourth question. Question is, India has thrown up a form of judicial democracy that has no parallel anywhere else and has nurtured a kind of civil society that is uniquely its own. तो बीकू बारिक की ये स्टेटमेंट है बेसिकली कि भारत के कॉन्टेक्स्ट में, कि भारत में एक बहुत ही अलग टाइप की जुडिशियल डेमोक्रेसी आपको देखने को मिलेगी जो कहीं पे भी नहीं है, राइट। तो आपको यहाँ पर दो चीज़ों को एक्सप्लेन करना है। पहला, भारत की जुडिशियल डेमोक्रेसी एज पर द क्वेश्चन, एंड दूसरी चीज जो आपको डिस्कस करनी है, अ काइंड ऑफ सिविल सोसाइटी विच इज यूनिकली इट्स ओन, विच मीन्स यूनिक सिविल सोसाइटी। सो ये दो इंपॉर्टेंट आपके पिलर्स हैं जो आपको यहाँ पर डिस्कस करने हैं स्टेटमेंट में। तो आप इसको कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे? आप स्टार्ट करेंगे कि देखिए भारत की जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, वो इलेक्शंस के परे जाता है, इट गोज बियॉन्ड इलेक्शंस। एंड इसमें आपको इसीलिए देखने को मिलेगा कि भारत में एक तो जुडिशरी की तरफ से बहुत ही एक्टिव इंटरवेंशन देखने को मिलता है, साथ ही साथ भारत में एक बहुत ही वाइब्रेंट सिविल सोसाइटी पार्टिसिपेशन भी देखने को मिलता है। तो जब आप जुडिशियल डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो आप कौन कौन से पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे? आप बताएंगे बहुत सारे केसेस, जैसे कि 1973 का केशव नंदा भारती केस हो गया, आप मेनका गांधी केस की बात कर सकते हैं, आप विशाखा गाइडलाइंस की बात कर सकते हैं कि कैसे जुडिशरी ने इंटरवीन किया उस केस में, आप नवतेज जौहर केस की बात कर सकते हैं। तो ये सारे केसेस में आप कहीं ना कहीं जुडिशियल एक्टिविज्म की बात कर रहे हैं। सो ये सब आपको बात करनी है। साथ ही साथ आपको पता है एक
पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का कॉन्सेप्ट है विच प्रोवाइड्स एक्सेस टू द जस्टिस, एंड कैसे जो पिछड़ा वर्ग है, जो मार्जिनलाइज ग्रुप्स हैं, उनको यहाँ पर इसके वजह से प्रोटेक्शन मिलता है। साथ ही साथ आप ये भी बताएंगे कि देखिए भारत में जो है वो जुडिशरी इज द गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि जुडिशरी लेकर के आई थी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, राइट। तो ये भी आप एग्जाम्पल के फॉर्म में बता सकते हैं। तो ये तो बात होगी जुडिशियल डेमोक्रेसी की। अब बात करते हैं कि कैसे भारत में एक वाइब्रेंट, एक यूनिक सिविल सोसाइटी है। अगर हम इसकी बात करें तो भारत में बहुत सारी ऐसी मूवमेंट्स हैं, जैसे कि आरटीआई मूवमेंट हुई, या आप कह सकते हैं कि एडीआर रिफॉर्म्स आए, नर्मदा आंदोलन, बचाओ आंदोलन है, आप अन्ना हजारे की जो मूवमेंट थी, कैसे वहाँ से बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया, उस बारे में बात कर सकते हैं। तो जब आप जुडिशरी की बात करेंगे, आप उपेंद्र बख्शी को कोट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे थिंकर्स हैं यहाँ पर, रजनी कोठारी हो गए, नीरा चंदोके हैं, ग्रैनवेल ऑस्टिन हैं, इन सब की बात कर सकते हैं। तो जब ये भीखू पारेख कहते हैं कि भारत में एक अलग ही जुडिशियल डेमोक्रेसी है और एक बहुत ही यूनिक सिविल सोसाइटी है, इसका क्रिटिसिज्म, काउंटर आर्ग्यूमेंट भी मेंशन करना है। जब हम जुडिशियल एक्टिविज्म की बात करते हैं तो काउंटर व्यू में हमें जुडिशियल ओवर रीच की भी बात करनी है, ठीक है। बिना इसके तो आपका आंसर कंप्लीट ही नहीं होगा। You have to talk about the violation of separation of powers basically. At the same time, NGO के अकाउंटेबिलिटी इश्यूज हैं, FCRA की जो डिबेट्स चल रही हैं, वो सारी बातें आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली कंक्लूड करते समय फिर आपको यही चीज़ कहनी है कि देखिए भारत का जो डेमोक्रेटिक मॉडल है वो बहुत ही अलग है, बिकॉज उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल एजुडिकेशन भी है और साथ ही साथ एक्टिव सिविक पार्टिसिपेशन है। So this is how you deal with this kind of a question. Then comes the next, which is question 1E. आपका जो 10 मार्क्स का लास्ट क्वेश्चन है, ये वो डिस्कस कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन में हैना अरेंट के ऊपर ये क्वेश्चन है। स्टेटमेंट है, पावर इज नेवर द प्रॉपर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल, विच मीन्स पावर एक इंसान के पास में एग्जिस्ट नहीं करती है, वो एक ग्रुप के पास में एग्जिस्ट करती है, और ये तब तक एग्जिस्ट करती है जब तक ये ग्रुप एग्जिस्ट करता है, राइट। तो देखिए एक इंसान के पास में जो एग्जिस्ट करता है उसको हम कहते हैं स्ट्रेंथ, लेकिन जब बहुत सारे लोग एक साथ जुड़ करके आ जाते हैं तब वो चीज़ बन जाती है पावर। इस तरीके से हैना अरेंट इसको डिस्कस करती हैं। तो बेसिकली ये क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो हैना अरेंट का जो कॉन्सेप्ट है पावर का, आपको बेसिकली वो डिस्कस करना है। तो हम जानते हैं कि हैना अरेंट ने रिजेक्ट किया था दिस आइडिया कि पावर जो है वो डोमिनेशन है। नो, हैना अरेंट कहती हैं ऐसा नहीं है। पावर तब आती है जब लोग इकट्ठा होते हैं कलेक्टिवली। तो यानी कि ये कहते हैं पावर इज कलेक्टिव, पावर कोई इंडिविजुअल प्रॉपर्टी नहीं है, पावर बिलोंग्स टू ग्रुप, और पावर एग्जिस्ट करती है कलेक्टिव एक्शन के थ्रू। पावर तभी सर्वाइव करती है जब लोग यूनाइटेड रहते हैं। यानी कि हैना अरेंट अपने कॉन्सेप्ट ऑफ पावर में ये बताते हैं कि पावर इज डिफरेंट फ्रॉम वायलेंस। पावर आती है लेजिटिमेसी के साथ में, कोई भी चीज़ लेजिटिमेट यहाँ पर रहेगी, लेकिन वायलेंस आता है कोअर्जन के साथ में, ठीक है। जो आप कभी जब आप फोर्स करते हो, लेजिटिमेसी आती है कॉन्सेंट कॉन्सेप्ट के साथ में, राइट। आपको पहले ये चीज़ें बताई हुई हैं जब आपको पढ़ाया गया था कि कॉन्सेंट अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो वहाँ से कोई भी रूलिंग, कोई भी डिसीजन आएगा वो लेजिटिमेट माना जाता है। लेकिन विदाउट एनी कॉन्सेंट जब किसी चीज़ को फोर्सफुली किया जाएगा, आप फोर्स कर रहे हो, तो दैट इज बेसिकली रिजल्ट्स इनटू वायलेंस एज वेल, राइट। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। अगर आप पब्लिक स्फेयर में भी देखें तो पावर तब आती है जब बहुत ज़्यादा डिस्कशन होती है किसी चीज़ पे, पार्टिसिपेट करते हैं लोग, उस बारे में सोचते हैं, डेलिबरेट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मिडल ईस्ट में जो अरब स्प्रिंग रेवोल्यूशन हुआ, तो वो एक कलेक्टिव एक्शन था, बहुत सारे लोग सब साथ में आए। भारत में जो एंटी करप्शन मूवमेंट है या सिविल राइट्स मूवमेंट है, ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ पावर ओनली।
ठीक है, ये तो था हैना अरेंट का आइडिया। अब काउंटर आर्ग्यूमेंट में फिर आप ये भी कह सकते हैं कि नहीं, वेबर, मैक्स वेबर जैसे बहुत ऐसे थिंकर्स हैं जो ये कहते हैं कि पावर में सिर्फ लेजिटिमेसी नहीं होती, कोवर्जन भी एग्जिस्ट करता है। या जो कार्ल मार्क्स जैसे थिंकर्स हो गए, वो पावर को बहुत एक अलग नज़रिए से देखते हैं। वो कहते हैं कि पावर का जो आइडिया है वो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के साथ में लिंक होता है, यानी कि जिसके पास में सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज और पैसा होता है समाज में, उनके हाथ में इस तरीके से पावर आ जाती है और वो यूज़ करते हैं टू सब्जुगेट अदर्स बेसिकली, राइट। तो इसीलिए तो कार्ल मार्क्स ने कहा कि ये जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स हैं, हमें इस पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करना होगा बेसिकली, एंड देन ओनली जो है हम आगे जाकर के सोशलिज्म एंड इवेंचुअली कम्युनिज्म लेकर के आएंगे। खैर, ये सारी इतना डिटेल में मार्क्स के उसमें नहीं जाना है, मेन कॉन्सेप्ट आपको जो हैना अरेंट का है पावर का, वहीं तक रहना है। तो इवेंचुअली कंक्लूजन में फिर आप यही कहेंगे कि देखिए, हैना अरेंट का जो आइडिया है वो बहुत ही एक डेमोक्रेटिक आइडिया है पावर का, पार्टिसिपेटरी अंडरस्टैंडिंग की बात ये करती हैं, जो कि कलेक्टिव एक्शन में फोकस करता है रादर देन डोमिनेशन। यूजुअली सबको लगता है, जो प्रैक्टिकली अगर आप देखें, कि जो डोमिनेट करेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, राइट, लाइक डोमिनेट करोगे तो आपके पास में पावर है, विच इज़ नॉट द केस। असली रियलिटी यही है, हैना अरेंट का कहना है पावर इज कलेक्टिव। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि समथिंग इज रॉन्ग इन द सोसाइटी एंड यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, बेसिकली सबको साथ में आना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए, एक कलेक्टिव एक्शन लेना चाहिए, और फिर आप समाज को बदल सकते हैं। यू हैव द पावर टू ट्रांसफॉर्म द सोसाइटी, यू हैव द पावर टू ब्रिंग अ चेंज इन द सोसाइटी। So that's your question number 1. Now let's focus on question number 2. Now question number 2 is, आपका पहला जो क्वेश्चन है, हमेशा पैटर्न की अगर हम बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन 20 मार्क्स का होता है, दूसरा क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स का होता है, एंड द अदर वन इज 15 मार्क्स एज वेल। तो आई वुड से कि क्योंकि 10 मार्क्स में हम 150 वर्ड्स पर फोकस करते हैं, तो 20 मार्क्स में आप मैक्सिमम 300 वर्ड्स में अपना आंसर लिखने की कोशिश करेंगे। जब 15 की बात आती है तो रफली आप कह सकते हैं कि 225 वर्ड्स के आसपास, 225 वर्ड्स में आप अपना 15 मार्क्स का क्वेश्चन ख़त्म कर सकते हैं। लेंदी आंसर्स पे मत जाइएगा, जो बेसिक आपका जो कोर आर्ग्यूमेंट है बस उस पर फोकस करना है आपको, राइट। यूजुअली सबको लगता है कि बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा आंसर लिखना है, शीट्स भरनी है, दैट्स नॉट द अप्रोच फॉर यूपीएससी। तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2A। फर्स्ट क्वेश्चन इज, कमेंट ऑन द व्यू दैट सोशलिज्म आज के समय पे, जो 21st सेंचुरी में सोशलिज्म है, दैट मे बी रीबॉर्न एज एंटी कैपिटलिज्म। उसका कारण ये है कि आज के समय पे आपको दिख रहा है लिबरलिज्म है, कैपिटलिज्म अपनी पीक पे है, एंड बिकॉज ऑफ दैट हमें पता है कि हाउ थिंग्स आर गेटिंग डिस्ट्रप्टेड। स्पेशली अब एआई के आने के बाद हम देख रहे हैं कि जॉब मार्केट का क्या हाल हो गया है, राइट। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर डिस्कस करनी है। एनीवेज, तो क्वेश्चन की डिमांड क्या है यहाँ पर? क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे चाहता है पूछना कि आपको क्या लगता है, व्हाई सोशलिज्म अपीयर्स टू बी मेकिंग अ कमबैक। सोशलिज्म आज के समय 21st सेंचुरी में वापस क्यों आ रहा है? व्हाट आर द रीजंस फॉर दैट? और ये जो सोशलिज्म का रिवाइवल हो रहा है, how this revival is mainly taking the form of criticism of capitalism, कि सोशलिज्म एज अ स्कूल कैपिटलिज्म के क्रिटिसिज्म में इमर्ज हो रहा है। दूसरा, कि क्या सोशलिज्म ट्रूली तरीके से रीबॉर्न हो रहा है या सिंपली एक कैपिटलिज्म में जो क्राइसिस है सिर्फ उसका एक मॉडिफाइड रिस्पॉन्स है। तो आपको इस पर कॉमेंट करना है। तो जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें आपको कमेंट करना होता है, तो आप उसको सीधा समझिए कि कमेंट का मतलब है कि आपको डिस्कस करना है पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट्स को भी इस क्वेश्चन के, एट द सेम टाइम उसकी क्या लिमिटेशंस हैं, ठीक है, उसके क्या नेगेटिव काउंटर पार्ट्स हैं, बिफोर गिविंग अ वेरी बैलेंस्ड कंक्लूजन। दिस इज हाउ यू डील विद इट, राइट। सो बात करते हैं इस क्वेश्चन की।
तो आप कैसे स्टार्ट करेंगे? क्योंकि सोशलिज्म की बात हो रही है तो थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएंगे इंट्रोडक्शन के, और आप कहेंगे कि देखिए जब 90s में सोशलिज्म का सोवियत यूनियन स्पेशली, जब सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ तो बहुत सारे स्कॉलर्स ने ये मान लिया था दैट दिस इज द एंड ऑफ सोशलिज्म, राइट? लेकिन आज के समय पे सोशलिज्म वापस हमको एमर्ज होता हुआ दिख रहा है, राइट? अब ये जो वापस एमर्ज होता हुआ दिख रहा है उसका कारण क्या है, थोड़ा सा ब्रीफली बताएंगे आप कहेंगे कि सबसे पहले तो जो इनइक्वालिटीज़ हैं वो बहुत बढ़ रही हैं समाज में, गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता चला जा रहा है, राइट? जैसे अगर आप एक सरकारी नौकरी भी करते हैं, यू स्टिल कैन नॉट अफोर्ड द बेसिक थिंग्स। जैसे पुराने ज़माने में हमारे जो पेरेंट्स हुआ करते थे, my father used to be earning, my mother was not earning at all, and my father was able to raise 3 kids, सबको पढ़ाया, engineering कराई, right, and all these things on a single salary. They were able to survive. लेकिन आज के समय पे 21st century में even if both the parents are earning and even if they have a single or 2 children only, still they cannot afford, right? क्योंकि salary structure तो वही है आज भी, राइट? उतना ही है, लेकिन जो इन्फ्लेशन है वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, अफोर्डेबिलिटी बहुत ही कम हो गई है इवेंचुअली, तो इनइक्वालिटीज़ बढ़ गई हैं, एक तो ये कारण है। दूसरा आप देखेंगे एनवायरमेंटल लेवल पे भी इकोलॉजिकल क्राइसिस है। अब आपको क्या लगता है कि ये जो आज के समय पे टेम्परेचर राइजिंग है, ग्लोबल टेम्परेचर इतने बढ़ गए हैं, हीट वेव्स और वट एवर यू सी दैट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट CO2 एमिशन बहुत ज़्यादा हुआ है, कंपनीज ने किस तरीके से कैपिटलिज्म ने किस तरीके से इकोलॉजी को डिस्ट्रॉय किया है, ये भी एक फैक्ट हो गया, ठीक है। दूसरा फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी बढ़ गई है, लोगों के अंदर जो न्यू लिबरल कैपिटलिज्म के समय पे आया था ना कि यू बेसिकली जैसे मार्केट फ्री है, आपके पास बहुत चॉइसेस हैं, तो उसके चलते देयर इज अ ग्रोइंग डिससैटिस्फैक्शन नाउ, एंड दिस हैज बेसिकली रिवाइव्ड द सोशलिस्ट आइडियाज। क्योंकि ये सब हुआ है तो आपको एक ही सेंटेंस में बताना है कि देखिए सोवियत यूनियन जो है, सोशलिज्म का एंड हुआ, सबको लगा सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया, लेकिन अल्टीमेटली इनइक्वालिटीज़ आज के समय बढ़ रही हैं, इकोलॉजिकल क्राइसिस है, साथ ही साथ आप बोल सकते हैं फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा है, लोगों में डिससैटिस्फैक्शन चीज़ों को लेकर इतनी ज़्यादा हो गई है, स्पेशली न्यू लिबरल कैपिटलिज्म के चलते, कि इवेंचुअली जो सोशलिस्ट आइडियाज़ हैं वो रिवाइव कर रहे हैं आज के समय पे। सो आज के समय पे जो सोशलिज्म का आइडिया एमर्ज हो रहा है वो एंटी कैपिटलिस्ट रिस्पॉन्स के फॉर्म में एमर्ज हो रहा है। अब यहाँ पर आप हुगो चावेज हो गए, उनका नाम ले सकते हैं, आप हाइंस जो भी दूसरे थिंकर्स हैं उनका नाम ले सकते हैं अल्टीमेटली। तो मेन आर्ग्यूमेंट्स आपको ये डिस्कस करने हैं। सबसे पहले जैसे कि राइजिंग इनइक्वालिटी की अगर हम बात करते हैं तो कैपिटलिज्म के चलते वेल्थ ज़्यादातर जो है वो कुछ ही लोगों के पास में आई है। आपको पता ही है कि कैपिटलिज्म में हमने ये चीज़ देखी है कि कुछ 1% लोग ही हैं इस पूरी दुनिया में जिनके पास में ज़्यादातर रिसोर्सेज हैं, राइट? तो क्योंकि वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन इज़ अमंग द टॉप 1%, आप यहाँ चाहें तो जो ऑक्सफैम की रिपोर्ट है उसको कोट कर सकते हैं। और आप ये भी बोलेंगे कि फॉर नॉर्मल पीपल जो वेजेस हैं, जो उनकी सैलरी है वो स्टैग्नेटेड है, वो नहीं बढ़ रहा है बिल्कुल भी, राइट? तो ऐसे में जब ये चीज़ें होती हैं तो सोशलिस्ट का रिस्पॉन्स आता है, तब बात होती है कि वेल्थ टैक्स होना चाहिए, राइट? अब हम बोलते हैं ना कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो टैक्स नहीं पे करते, कॉर्पोरेट टैक्स या ये सभी चीज़ें जो हैं फाइनली लॉस दिखा करके या कहीं बिजनेस में डाल दिया, उन सब चीज़ों में देयर आर सो मेनी लूप होल्स, तो दे बेसिकली कम आउट ऑफ दैट टैक्स लूप होल्स। तो इसीलिए सोशलिस्ट का रिस्पॉन्स हमेशा इसलिए आता है कि पहले तो वेल्थ टैक्स लाओ,
या फिर प्रोग्रेसिव टैक्सेशन होना चाहिए, यानी कि जो गरीब लोग हैं उन पे बिल्कुल टैक्स नहीं होना चाहिए, इवेंचुअली जो ज़्यादा पैसा कमा रहा है वो ज़्यादा टैक्स पे करे। और आजकल तो कॉन्सेप्ट है यूनिवर्सल बेसिक इनकम का जिस पे बात हो रही है। अब स्पेशली जैसे कि देखिए एआई के चलते कंपनीज ने फायर करना स्टार्ट किया। अब क्या हुआ, समाज में ले ऑफ्स बहुत हो गए। अब जो लोग अब अनएम्प्लॉयड हैं उनके पास पैसा नहीं है चीज़ें खरीदने का, अफोर्डेबिलिटी कैसे बढ़ेगी? तो जब डिमांड नीचे चली जाएगी अल्टीमेटली ये पूरा एक साइकिल है, राइट? तो बात हो रही है कि अगर आने वाले समय पे अगर रोबोट्स या मशीन्स ही काम करेंगी तो भाई बेसिक सर्वाइवल के लिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम तो हमको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, यानी कि इस बारे में भी बात हो रही है। दूसरा, रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है कि नहीं, जिस तरीके से रिसोर्सेज है आज के समय पे उनका रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर मैंने आपको थॉमस पिकेटी के बारे में पढ़ाया हुआ है, राइट? तो आप थॉमस पिकेटी, थॉमस पिकेटी इनको कोट कर सकते हैं, ठीक है? आगे बात करें अगर हम, तो जो नियो लिबरल कैपिटलिज्म एक समय पे लाया गया था, आप बात करेंगे कि कैसे ये फेल हो गया है। एग्जाम्पल है 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। भाई उस समय पे बैंक्स को तो रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन जो सिटीजन्स थे, जो आम आदमी था, उन्होंने बहुत सफ़र किया इसकी वजह से। एज अ रिजल्ट लोगों का जो ट्रस्ट है फ्री मार्केट पे वो डिक्लाइन हो गया, और इसीलिए ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट जैसी मूवमेंट चली, वी आर द 99% जैसी मूवमेंट्स आपको देखने को मिली। फिर आप इकोलॉजिकल क्राइसिस के बारे में भी बात कीजिए कि कैसे कैपिटलिज्म एक एंडलेस ग्रोथ तो प्रमोट करता है, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंस में क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एनवायरनमेंट डिग्रेड हो रहा है। तो ऐसे में सोशलिस्ट्स का क्या अल्टरनेटिव है कि देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट होनी चाहिए। तो जो आज का बज़वर्ड है ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, वो सोशलिस्ट पर्सपेक्टिव से आता है। इसीलिए आज के समय पे लिबरल या न्यू लिबरल इकोनॉमी की जगह ग्रीन इकोनॉमी की बात होती है। आज जो है इको सोशलिज्म की बात होती है। ये सारी चीज़ें आप डिस्कस करेंगे, और इसी के चलते आप देखेंगे कि आज के समय पे पेरिस एग्रीमेंट, क्लाइमेट जस्टिस मूवमेंट्स जैसे एग्जाम्पल्स आप यहाँ पर बता सकते हैं जो एग्जिस्ट कर रहे हैं 21st सेंचुरी में। साथ ही साथ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि 21st सेंचुरी में जो सोशलिज्म एमर्ज हो रहा है उसमें डेमोक्रेसी पे भी फोकस किया जा रहा है। उसमें बात की जा रही है कि लोगों को पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है, लोगों का वेलफेयर होना बहुत ज़रूरी है। तो जर्मी कॉर्बाइन हो गए, बर्नी सैंडर्स जैसे थिंकर्स हैं, उनको आप कोट कर सकते हैं। जैसे कि आजकल यूनिवर्सल हेल्थ केयर की पॉलिसीज़ पे बात होती है, पब्लिक एजुकेशन जैसी पॉलिसीज़ की बात होती है, सोशल वेलफेयर की जैसी बात होती है। सो दिस इज़ नथिंग बट अ रिजल्टेंट ऑफ दैट ओनली। तो ये कहीं ना कहीं एंटी कैपिटलिज्म की जो आपकी मूवमेंट्स हैं उसके फॉर्म में एमर्ज हो रहा है। एट द सेम टाइम एक इंटरसेक्शनल सोशलिज्म भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जो मॉडर्न टाइम का जो सोशलिज्म है उसमें क्लास बेसिस पे, जेंडर बेसिस पे, रेस, एनवायरनमेंट, ये सारे फैक्टर्स हैं। तो एंजेला डेविस हो गई, नैन्सी फ्रेजर जैसे थिंकर्स हैं जो सोशलिज्म में आप उनको भी यहाँ पर कोट कर सकते हैं। अल्टीमेटली दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। तो ग्लोबल एग्जाम्पल्स मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि लैटिन अमेरिका में पिंक टाइड गवर्नमेंट हो गया, राइट? एंड आपका वेनेजुएला है, बोलीविया है, या यूरोप का अगर एग्जाम्पल दें तो ग्रीस है, स्पेन है। इंडिया में आप एग्जाम्पल दे सकते हैं केरला मॉडल का, क्योंकि केरला मॉडल में वेलफेयर पे फोकस है, डिसेंट्रलाइजेशन पे फोकस है, एजुकेशन है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट पे फोकस है। तो न्यू लिबरलिज्म या न्यू लिबरल कैपिटलिज्म में ये नहीं आपको देखने को मिलेगा, राइट? बट सोशलिज्म 21st सेंचुरी में राइज कर रहा है। इसका क्रिटिसिज्म, इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट भी आपको देना है कि देखिए बावजूद इसके कि सोशलिज्म एमर्ज कर रहा है, लेकिन अभी भी ग्लोबल कैपिटलिज्म डोमिनेंट ही है। आज भी IMF और WTO जैसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो एग्जिस्ट करते हैं।
आज भी आप देखेंगे कि सैंक्शंस जो लगाए जाते हैं उसको चैलेंज किया जाता है, आज भी ग्लोबल कंपटीशन एग्जिस्ट करता है। तो यानी कि बहुत सारी चीज़ ये है कि सोशलिज्म इमर्ज तो हो रहा है, लेकिन सोशलिस्ट लेगेसी के साथ में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोशलिज्म को यूएसएसआर के साथ में ही एसोसिएट करते हैं या अथॉरिटेरियनिज्म या स्टालिनिज्म के साथ ही एसोसिएट करते हैं। इसीलिए अभी भी सोशलिज्म जैसी चीज़ों पे पब्लिक का जो ट्रस्ट है वो लिमिटेड है। कहने का मतलब यह है कि न्यू लिबरलिज्म कैपिटलिज्म पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं बचा है बिकॉज ऑफ द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस एंड ऑल, लेकिन अभी पूरा ट्रस्ट सोशलिज्म पे भी नहीं आया है। तो यानी कि प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज अभी भी एग्जिस्ट करती हैं। अभी भी इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे कि क्या एफिशिएंसी होनी चाहिए, क्या इनोवेशन हो रहा है, प्रोडक्टिविटी क्या है, ये सभी क्वेश्चन सब अनआंसर्ड है। तो मिल्टन फ्रीडमैन और हायेक जैसे जो क्रिटिक्स हैं, ठीक है, वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। बड़े अच्छे एग्जाम्पल्स आपको पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी। एंड फिर आप कंक्लूड करते समय इसीलिए यही कहेंगे कि देखिए, जो आज के समय पे 21st सेंचुरी में सोशलिज्म है, दिस इज़ नॉट अ रिवाइवल ऑफ ओल्ड स्टेट सोशलिज्म। आज का जो सोशलिज्म है वो डेमोक्रेटिक है। आज का जो सोशलिज्म है दैट इज़ एंटी कैपिटलिस्ट रिस्पॉन्स टू इनइक्वालिटी एंड ऑल दीज थिंग्स। तो उसका फ्यूचर डिपेंड इस चीज़ पे करेगा कि क्या उसको हम सोशल जस्टिस के साथ में कंबाइन कर सकते हैं, क्या हम उसके थ्रू इकोनॉमिक एफिशिएंसी ला सकते हैं कि नहीं, क्या हम वो मिस्टेक्स अवॉइड कर सकते हैं जो पहले के सोशलिस्ट एक्सपेरिमेंट्स में हुई थी हमसे। दैट इज द मेजर थिंग, दैट इज व्हाट is going to decide whether it is going to be successful or not. Now, let's talk about the next question. Examine the conditions that are required for the maintenance of legitimacy in modern societies. तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेजिटिमेसी पे क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर एग्जामिनर पूछ रहा है व्हाट इज़ लेजिटिमेसी, कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जो गवर्नमेंट को लेजिटिमेट बनाए रखने में हेल्प करती हैं, और लेजिटिमेसी आज के समय पे क्यों क्रूशल है, स्पेशली जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ हैं। ये अगर आप 3 क्वेश्चन आंसर कर देंगे, ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन कैसे आपको यहाँ पर अटेम्प्ट करना है उस बारे में हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप डिफाइन करेंगे लेजिटिमेसी को। व्हाट इज लेजिटिमेसी? तो लेजिटिमेसी का मतलब है व्हेन यू एक्सेप्ट द पॉलिटिकल अथॉरिटी, कि देखिए जो भी पॉलिटिकल एंटिटी है, जो भी अथॉरिटी है हमारे ऊपर, वो सही तरीके से आई है, वो जस्टिफाइड है। तो जब किसी कंट्री के लोग जो होते हैं वो पॉलिटिकल अथॉरिटी को राइटफुल मानते हैं, जस्टिफाइड मानते हैं, तो हम बोलेंगे कि वो जो सरकार है या वो जो अथॉरिटी है वो लेजिटिमेट है। सिंपल। अब यहाँ पर आप मैक्स वेबर जैसे थिंकर्स को कोट कर सकते हैं, ठीक है। आप मेंशन करेंगे कि मैक्स वेबर ने मेंशन किया है 3 टाइप की लेजिटिमेसी होती हैं। पहली ट्रेडिशनल लेजिटिमेसी, कैरिज्मेटिक लेजिटिमेसी एंड रैशनल लीगल लेजिटिमेसी। और जो आज का मॉडर्न स्टेट है वो ना तो ट्रेडिशनल पे फोकस कर रहा है, ना ही कैरिज्मेटिक लेजिटिमेसी पे है। मॉडर्न स्टेट मेनली रिलाई करते हैं रैशनल लीगल लेजिटिमेसी पे, राइट। तो इसीलिए आप देखेंगे कि डेमोक्रेटिक गवर्नेंस जिस भी कंट्री में एग्जिस्ट करता है वहाँ पर लोग जो हैं वो फॉलो करते हैं रूल्स एंड एवरीथिंग। व्हाई? बिकॉज दे पार्टिसिपेट। जैसे कि डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के लिए फ्री इलेक्शंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके देश में फ्री इलेक्शंस हो रहे हैं तो जो भी अल्टीमेट सरकार आएगी, रूल बनाएगी, आप उसको फॉलो करेंगे, आप ओबे करेंगे, राइट। दूसरा, अकाउंटेबिलिटी बहुत एक इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है। रिप्रेजेंटेशन कितना है लोगों का, वो एक इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है लेजिटिमेसी की, राइट। जैसे भारत में या बहुत सारी नॉर्डिक कंट्रीज हो गई, आप ये एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। इसके अलावा आता है रूल ऑफ लॉ। तो लोग इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि देखिए जो हमारे यहाँ पे लॉज बनाए जा रहे हैं
वो फेयर हैं और जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं वो इम्पार्शियल हैं, यानी कि किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। अगर ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं तो फिर ऑब्वियसली लेजिटिमेट मानी जाएगी वो अथॉरिटी। एग्जाम्पल के तौर पे भारत में इंडिपेंडेंट जुडिशरी है तो हमें लगता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, इक्वालिटी बिफोर लॉ है, ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, तो इस वजह से भी लेजिटिमेसी एग्जिस्ट करती है। और भारत में इसीलिए आप देखेंगे जुडिशियल रिव्यू एग्जिस्ट करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स एग्जिस्ट करती है। उनको लगता है कि अगर सरकार कुछ गलत भी करेगी तो अल्टीमेटली क्योंकि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है तो थ्रू द रिव्यू दे विल बी एबल टू बैन दैट, राइट, वॉट एवर इज गोइंग टू कम। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यूएस में अगर आप देखें तो यूएस में जब ट्रम्प की तरफ से बहुत इस तरीके के रूल्स लाए गए, न्यू लॉज इंट्रोड्यूस करने की बात की गई, एक्ट्स इंट्रोड्यूस, अल्टीमेटली द सुप्रीम कोर्ट डिनाइड दैट, मार्क्ड इट एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सो जुडिशियल रिव्यू एग्जिस्ट करता है। अनदर थिंग इज लेजिटिमेसी इस चीज़ पे भी डिपेंड करती है कि बेसिकली इकोनॉमिकली क्या हो रहा है, राइट, यानी कि इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कैसी है एक देश की। एग्जाम्पल के तौर पे इसको परफॉर्मेंस लेजिटिमेसी भी आप कह सकते हो। गवर्नमेंट्स बहुत सारी ऐसी हैं जो इसी चीज़ पे लेजिटिमेसी पाती हैं। व्हाट दे डू इज़ कि ग्रोथ हो रही है आपके देश की, राइट, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, स्टेबिलिटी है, तो दैट इज़ ऑल लिंक टू इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। एग्जाम्पल के तौर पे सिंगापुर, साउथ कोरिया जैसे जो देश हैं वहाँ पर लेजिटिमेसी आती है इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के थ्रू। अब ऑब्वियसली इसको आप थोड़ा सा लिंक शायद ना कर पाओ भारत के साथ में, बट एट दिस मोमेंट इंडिया इज़ ग्रोइंग एट द फास्टेस्ट रेट। जहाँ बहुत सारे देश हैं जो स्टैग्नेंट हैं, जिनकी ग्रोथ या ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, नेगेटिव ग्रोथ है, ऐसे में भारत की एक बहुत ही पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिल रही है, एटलीस्ट इकोनॉमिकली। दूसरा, लेजिटिमेसी इस चीज़ पे भी डिपेंड करती है कि सोशल जस्टिस या वेलफेयर कितना हो रहा है वहाँ पर, राइट। तो पीपल ऑलवेज सपोर्ट द स्टेट व्हेन बेसिक नीड्स आर मेट। आपकी बेसिक नीड्स पूरी हो रही हैं, आप सपोर्ट करोगे अपनी कंट्री को। आपके देश में जो इनइक्वालिटीज़ हैं वो एड्रेस हो रही हैं, यू विल फॉर no matter what you'll basically support it, fully support it। अगर आपके देश में यूनिवर्सल हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, यूनिवर्सल आपका सोशल सिक्योरिटी, ऑल दोज थिंग्स आर टेकन केयर ऑफ, तो लेजिटिमेट रहेगा। जैसे नॉर्वे और डेनमार्क जैसी जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर के बेसिस पे ही लेजिटिमेसी है। दूसरा, आपके यहाँ पे कितनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी है, दैट इज़ अनदर थिंग। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो लेजिटिमेसी तब बढ़ती है जब एक गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट होती है, बहुत ही रिस्पॉन्सिव होती है, जैसे कि आरटीआई एक्ट हो गया, एंटी करप्शन इंस्टीट्यूशंस हो गए, ये एग्जिस्ट करेंगे तो अल्टीमेटली आपको लगेगा कि देखिए जो अथॉरिटी एग्जिस्ट करती है वो सही है, राइटफुल है। सोशल कोहेजन होगा, नेशनल इंटीग्रेशन होगा। तो मॉडर्न सोसाइटीज़ आज के टाइम पे बहुत डाइवर्स हैं, तो लेजिटिमेसी के लिए इंक्लूजन, प्लूरलिज्म, माइनॉरिटीज़ के लिए रिस्पेक्ट होना, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अब भारत इसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इंडिया में देयर इज़ अ रिस्पेक्ट फॉर माइनॉरिटी, सेक्युलरिज्म फॉलो हमारे यहाँ पे होता है, सो दैट्स अनदर वे ऑफ लेजिटिमेसी। दूसरा, क्राइसिस की सिचुएशन में आपका देश कैसे मैनेज करता है, गवर्नमेंट कैसे मैनेज करती है, रिस्पांस कैसे करती है उस क्राइसिस को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पेंडेमिक के समय पे कोई नेचुरल डिजास्टर आया, इकोनॉमिक रिसेशन है, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है। तो एक गवर्नमेंट की अगर क्राइसिस मैनेजमेंट बहुत अच्छी होगी तो उसकी लेजिटिमेसी बहुत स्ट्रांग होगी। इफ़ेक्टिवली अगर आप अपने सिटीजन्स को कम्युनिकेट कर पा रहे हो, तो आज के समय पे तो मॉडर्न जो गवर्नमेंट्स हैं उनको इस चीज़ से बेसिकली बहुत चैलेंज फील हो रहा है। जैसे फेक न्यूज़ आती हैं, मिस इन्फॉर्मेशन बहुत है, डिस्ट्रस्ट बहुत है, तो इसीलिए लेजिटिमेसी के लिए ना ट्रस्ट की बहुत ज़रूरत है। तो ऐसे में ट्रस्ट अगर आपको बिल्ड करना है तो कम्युनिकेशन चाहिए, तो जितना ज़्यादा कम्युनिकेशन होगा उतना ज़्यादा ही ये भी चीज़ पॉजिटिव रहेगी। तो इस सिचुएशन में आप मेनली फोकस करेंगे वेबर का, जो मैंने आपको बताया है,
तो अल्टीमेटली क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? क्वेश्चन पूछ रहा था मुझे ऐसी कंडीशंस बताओ जो कि आज के समय पे मॉडर्न सोसाइटीज़ में लेजिटिमेसी को मेंटेन करने के लिए इम्पॉर्टेंट हो। तो आई टोल्ड यू कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन हो, क्राइसिस मैनेजमेंट अच्छा हो, नेशनल इंटीग्रेशन हो, सोशल कोहेजन हो, ट्रांसपेरेंसी हो, अकाउंटेबिलिटी हो गवर्नमेंट की, सोशल जस्टिस और वेलफेयर पे भी ध्यान दे गवर्नमेंट, इकोनॉमिकली अच्छा परफॉर्म कर रहे हो अगर आप, रूल ऑफ लॉ फॉलो हो रहा है आपके देश में, एंड डेमोक्रेटिक गवर्नेंस है, फ्री इलेक्शंस हैं, अकाउंटेबिलिटी है, रिप्रेजेंटेशन है। अल्टीमेटली दैट लीड्स टू लेजिटिमेसी इन मॉडर्न सोसाइटीज़। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं आपको यहाँ पर डिस्कस करने हैं। तो अल्टीमेटली इसलिए आप यही बोलेंगे कि सिर्फ लीगल अथॉरिटी से काम नहीं चलेगा, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, रूल ऑफ लॉ, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये कंडीशंस नहीं होंगी तो इवन द मोस्ट पावरफुल स्टेट may face the crisis of legitimacy. As simple as that. Now, let's talk about the next question, which is evaluate the contributions of Buddhist tradition to Indian political thought. तो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के थ्रू कौन कौन से इंडियन पॉलिटिकल थिंकिंग में कंट्रीब्यूशन आया है, ये आपका 15 मार्क्स का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2C। तो सिंपल है, क्वेश्चन की देखिए 3 डिमांड है। पहला कि कौन से ऐसे पॉलिटिकल आइडियाज़ हैं जो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन से आई हैं, सिंपल। दूसरा, कैसे इन आइडियाज़ के चलते इंडियन पॉलिटिकल थॉट इन्फ्लुएंस हुआ। तीसरा, आपको जो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन की जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उसको क्रिटिकली इवैल्यूएट करना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन दोबारा देखेंगे, इवैल्यूएट द कॉन्ट्रीब्यूशंस। तो सिर्फ बताने से नहीं होगा, यू हैव टू क्रिटिकली इवैल्यूएट। ठीक है, बात करते हैं कैसे आप इसको डील करेंगे। तो सबसे पहले तो लिस्ट आउट कर लेते हैं कौन कौन सी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं मेनली। लेट्स टॉक अबाउट इट। तो सबसे पहले कंट्रीब्यूशन जो आती है वो है एथिकल गवर्नेंस की। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोर आइडिया ही है ये। बुद्धिस्ट ट्रेडिशन कहता है कि जो पॉलिटिक्स है दैट मस्ट बी गाइडेड बाय मोरालिटी, और इसीलिए धर्मा बेस्ड गवर्नेंस पे बात करता है बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। अब अशोका के समय पे धर्मा बेस्ड गवर्नेंस ही था, यानी कि जो भी आप पॉलिसीज फॉलो करते हैं उसमें क्या चीज़ें होनी चाहिए। पहला, कंपैशन होना चाहिए, एथिकल गवर्नेंस यही होता है। दूसरा, टॉलरेंस होना चाहिए, ठीक है, अशोका ने भी यही कहा था। तीसरा, वेलफेयर। ये 3 फैक्टर्स हैं, तब एथिकल गवर्नेंस जो है वो फॉलो होती है, ठीक है। फिर आते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट बुद्धिस्ट ट्रेडिशन का, विच इज द कॉन्सेप्ट ऑफ धर्म राज। ये कॉन्सेप्ट है धर्मराज का, विच मीन्स, या धर्म राजा भी आप इसे कह सकते हैं, द राइटियस किंग। ठीक है, यानी कि जो भी रूलर होगा जो गवर्न कर रहा है, दैट रूलर विल गवर्न थ्रू जस्टिस, थ्रू विजडम, थ्रू कंपैशन। ऐसा नहीं है कि डर के थ्रू ही वो बस रूल करेगा, नो, नॉट थ्रू फियर। जस्टिस फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, विजडम होना चाहिए और कंपैशन होना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, इसको थोड़ा सा कंपेयर कर सकते हो कौटिल्य का जो रियलिज्म है उसके साथ में, कि बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में मॉरल किंगशिप की बात होती है कि राजा जो है ऐसा होना चाहिए, जस्ट वगैरह, ठीक है। आगे बात करते हैं। फिर बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में बात होती है अहिंसा की, अहिंसा एंड पीस, सिंपल। तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट में भी ये चीज़ है। बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में नॉन वायलेंस की बात हुई, बात होती थी कि कैसे पीसफुली हर किसी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना चाहिए। और आप देखेंगे कि इसका इन्फ्लुएंस आगे जा कर के महात्मा गांधी पे पड़ा है, अल्टीमेटली आपको वो सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, उसका इन्फ्लुएंस इंडियन पॉलिटिकल थॉट पे। देन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में बात की जाती है वेलफेयर स्टेट आइडिया की। अब अशोका
इसीलिए तो हॉस्पिटल्स बनाएंगे, रोड्स बनाएंगे, पब्लिक वेलफेयर करेंगे, इस पे बड़ा फोकस करते थे। और इसीलिए आप देखेंगे कि वेलफेयर ओरिएंटेड गवर्नेंस आज भी एग्जिस्ट करता है भारत में। दूसरा, इसके बारे में अगर हम बात करें नेक्स्ट ट्रेडिशन, तो बुद्धिस्ट बात करता है इक्वालिटी की। ये ट्रेडिशन बात करता है एंटी कास्ट थॉट पे, ठीक है, यानी कि कोई ऐसे डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए। तो बुद्धिज्म रिजेक्ट करता है, ये चीज़ हमने देखी है, पढ़ी है अच्छे से, कि जो बर्थ बेस्ड हायरार्की एग्जिस्ट करती है उसके खिलाफ है, सोशल एक्सक्लूजन के खिलाफ है, उसको रिजेक्ट करता है। इसीलिए तो बुद्धिस्ट संघ में हर कास्ट के लोग ज्वाइन करते थे, इवन इवेंचुअली विमेन्स भी ज्वाइन कर रही थी, विच एक्चुअली प्रमोटेड इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। और आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखेंगे इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी को फिर आगे जाकर के किस तरीके से प्रमोट किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स भी थे। जैसे कि बुद्धिस्ट संघ कैसे फंक्शन करता था कि वहां पर जो है डेलिब्रेशंस होते थे। तो आप बुद्धिस्ट संघ्स की बात कर सकते हैं, आप डेलिब्रेशन की बात कर सकते हैं कि हर चीज़ डिस्कस की जाती थी, उसके बाद वोट किया जाता था, और इसीलिए कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग एग्जिस्ट करती थी। In fact, some scholars they see this as an early democratic practice जो देखी गई। दूसरा, रूल ऑफ लॉ, ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। रूल ऑफ लॉ, हाउ जो रूलर्स थे दे वर बेसिकली themselves also subject to the धर्मा। तो ऐसे नहीं कि रूलर के पास अनलिमिटेड पावर है, नहीं, रूलर पे भी रूल ऑफ लॉ अप्लाई करता है, विच मीन्स देयर वाज अ लिमिटेड गवर्नमेंट, वहाँ पर मॉरल अकाउंटेबिलिटी एग्जिस्ट करती थी। सिमिलरली एजुकेशन एंड एनलाइटनमेंट की बात करें तो बुद्धिज्म रैशनली फोकस करता था कि रैशनल इंक्वायरी होनी चाहिए, डिबेट्स होनी चाहिए। एंड आप देखेंगे कि नालंदा जैसे जो इंस्टीट्यूशंस हैं या विक्रमशिला जैसे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ डिबेट्स होती थी, तो रैशनैलिटी पे फोकस करता था। इसीलिए आप देखेंगे कि बुद्धिस्ट ट्रेडिशन से जो चीज़ आई वो मॉडर्न टाइम में कितनी रेलेवेंट रही। अंबेडकर ने बुद्धिज्म का यूज़ किया टू प्रोवाइड इक्वालिटी, टू also talk about social justice and constitutional morality. That's how he promoted these things. तो हमारी जो constitutional values हैं वो बुद्धिज्म से ही इन्फ्लुएंस्ड हैं। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, वो सारी आप यहाँ पर बात करेंगे। एंड इवेंचुअली क्रिटिसिज्म में फिर आप क्या बात करेंगे यहाँ पर? यू विल कोट V.R. मेहता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। V.R. मेहता क्या कहते हैं? V.R. मेहता कहते हैं कि देखिए बुद्धिज्म सिर्फ एक रिलीजियस टेक्स्ट है रादर देन द पॉलिटिकल, ठीक है। सिमिलरली V.R. मेहता के अलावा जो हैं वी हैव आशीष नंदी, जो ये कहते हैं कि एथिकल आइडियाज जो हैं दे मे नॉट ऑलवेज सूट प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स। तो एक्सेसिव जो आइडियलिज्म है, एक्सेसिव आइडियलिज्म इज स्टेट क्राफ्ट को वो कमज़ोर कर देता है बेसिकली। तो इसीलिए रियलिस्ट क्रिटिक आप यहाँ पर अगर मेंशन करें तो ये कहिए कि देखिए बुद्धिज्म इज ऑल अबाउट पॉजिटिव थिंग्स, राइट, लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में किस चीज़ की ज़रूरत होती है? पावर की, सिक्योरिटी की, कोअर्जन की, नॉट मेरिली मोरल परसुएशन। तो आप ये चीज़ डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स वाला एंगल यहाँ पर आपको डालना है। इवेंचुअली कंचन अलाया जैसे थिंकर्स को भी आप यहाँ पर कोट कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली लेकिन कंक्लूड करते समय आपको ये चीज़ बतानी है कि देखिए जो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन है इट एनरिच्ड इंडियन पॉलिटिकल थॉट थ्रू इट्स एम्फेसिस ऑन एथिकल गवर्नेंस, वेलफेयर, इक्वालिटी, नॉन वायलेंस एंड मॉरल अकाउंटेबिलिटी। Now let's talk about our question 3. अब यहाँ पर अगेन 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का है। पहला आपका क्वेश्चन जो है विच इज एक्सप्लिसिट द कॉन्सेप्शन ऑफ जस्टिस इन द क्रिटिक्स ऑफ कम्युनिटेरियन थ्योरिस्ट। तो सिंपल सा है, यहाँ जॉन रॉल्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर आपको कम्युनिटेरियंस जॉन रॉल्स को कैसे क्रिटिसाइज करते हैं, उनकी थ्योरी ऑफ जस्टिस को कैसे क्रिटिसाइज करते हैं वो डिस्कस करना है।
यानी कि उनकी जो जस्टिस की अंडरस्टैंडिंग है, जो कि जॉन रॉल्स के बिल्कुल ऑल्टरनेटिव है, वो आपको बताना है। आपको बताना है कि कैसे कम्युनिटेरियन कंसेप्शन को आपको यहाँ पर बेसिकली इवैल्यूएट करना है। तो दैट इज़ द क्वेश्चन। बहुत ही इजी है, इसको इतना डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर आप जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस का जो क्रिटिसिज्म है कम्युनिटेरियन वाला वो कर लेंगे तो दैट्स इनफ। तो कम्युनिटेरियंस जो हैं वो 1980s में आए थे। दे इमर्ज्ड एज अ रिएक्शन अगेंस्ट लिबरल थ्योरी ऑफ जस्टिस। जो जॉन रॉल्स कहते थे जस्टिस इज फेयरनेस, राइट, लेकिन कॉमेंटेरियंस का आर्ग्यूमेंट ये था कि जस्टिस कैन नॉट बी अंडरस्टूड थ्रू एब्स्ट्रैक्ट इंडिविजुअलिज्म, यानी कि आप एक थॉट एक्सपेरिमेंट में लोगों को डाल देते हो फ्री ऑफ देयर आइडेंटिटीज। दैट्स नॉट हाउ यू डिसाइड द राइट फॉर्मूला ऑफ जस्टिस और द राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ जस्टिस, क्योंकि इंसान जो होता है वो अपनी आइडेंटिटी नहीं भूलता है। दैट इंडिविजुअल इज रूटेड इन कम्युनिटी, कल्चर, ट्रेडिशन। आपका सही गलत आपके ट्रेडिशन, आपके कम्युनिटी से आता है, आपकी शेयर्ड वैल्यू से आता है। जो चीज़ें हो सकता है मेरे लिए सही हो वो आपके लिए सही ना हो, राइट। तो योर राइट एंड रॉन्ग कम्स फ्रॉम योर आइडेंटिटी बेसिकली। तो इसीलिए आप कम्युनिटेरियन के जब क्रिटिक को यहाँ डिस्कस करेंगे तो माइकल सेंडल एंड माइकल वॉल्जर जैसे जो थिंकर्स हैं उनको आपको यहाँ पर डिस्कस करना है बेसिकली, ठीक है। तो आप कम्युनिटेरियंस का जो क्रिटिक है, उनका जो आइडिया है जस्टिस का, वो सब यहाँ पर आप बात करेंगे। ये कैसे वो लिबरल जो आइडिया है जॉन रॉल्स का उसको क्रिटिसाइज करते हैं। ऑल दोज थिंग्स यू हैव टू टॉक अबाउट। इट्स क्वाइट ईजी। माइकल वॉल्जर का जो स्फेयर ऑफ जस्टिस है वो आप यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। अंडरस्टूड? You have already followed the theory of justice. If you have not, आगे जब वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की सीरीज कंप्लीट होगी तो इवेंचुअली विल स्टार्ट विद द पॉलिटिकल थ्योरी एज वेल। तो वहाँ पर लेक्चर आपका अपलोड कर दिया जाएगा, वहाँ से भी आप सीख सकते हैं in case you want to go ahead with that. But I hope you have already gone through it. We are talking about the previous year questions here. So आपको पता है कि आपको यहाँ पर क्या लिखना है। नहीं पता है तो इवेंचुअली वो सीरीज़ आएगी एंड आई विल ट्राई टू मेक श्योर कि आने वाले समय पे हम उसको अपलोड करें यहाँ पर एंड देन यू कैन फॉलो दैट। एनीवेज, नेक्स्ट, जब आप ये कम्युनिटेरियंस का क्रिटिक लिखेंगे तो ऑफ कोर्स आपको जो दूसरे थिंकर्स हैं उनका भी क्रिटिक मेंशन करना पड़ेगा। दैट मीन्स व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ दिस, तो आप जो कॉस्मोपॉलिटन क्रिटिक है थॉमस पोगे हो गए, आपका फेमिनिस्ट क्रिटिक हैं, इनका सुजैन मॉरल ओकिन है, राइट, जो बेसिकली क्वेश्चन करती हैं कि देखिए जो कम्युनिटी के ट्रेडिशंस होते हैं दैट कैन प्रिजर्व पेट्रियार्की, राइट, या जो लिबरल क्रिटिक है इसका कि वो सारी बातें आप बताएंगे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कम्युनिटेरियंस को ही डिस्कस करना है, कम्युनिटेरियंस को किस तरीके से क्रिटिसाइज किया गया इवेंचुअली उनके आइडिया पे भी, वो भी आपको यहाँ पर मेंशन करना है। खैर, आगे बात करते हैं क्वेश्चन 3B की। एग्जामिन द कॉन्सेप्शन ऑफ द स्टेट इन द आइडियोलॉजीज ऑफ फासिज्म एंड मार्क्सिज्म। अब ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, अगेन कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, ये हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन स्टिल फॉर द सेक ऑफ इट आई विल ब्रीफली डिस्कस इट। तो इस क्वेश्चन में आपको बेसिकली एक फासिस्ट स्टेट और मार्क्सिस्ट स्टेट को कंपेयर करना है, यानी कि आपको बताना है कि देखिए दोनों में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, इवेंचुअली आपको क्रिटिकली इवैल्यूएट करना है। अब मैक्स वेबर आपको याद है कि स्टेट ये कहता है, मैक्स वेबर कहते थे स्टेट के पास में मोनोपोली होती है एक लेजिटिमेट फोर्स की, लेकिन फासिज्म और मार्क्सिज्म रेडिकली बहुत ही डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग स्टेट के नेचर क्या होता है, स्टेट का पर्पस क्या होता है, उसके बारे में बताते हैं। तो अल्टीमेटली सबसे पहले, क्योंकि फासिज्म का आइडियोलॉजी के थ्रू स्टेट क्या है वो पूछा है, तो पहले आप फासिस्ट कॉन्सेप्शन ऑफ स्टेट को बताएंगे कि देखिए फासिस्ट क्या कहते हैं। आई मेक टेबल, आपको आसानी रहेगी फासिस्ट कॉन्सेप्शन ऑफ स्टेट की एंड अल्टीमेटली मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्शन ऑफ स्टेट की। तो फासिज्म में स्टेट को सुप्रीम माना जाता है, स्टेट इज सुप्रीम, किस सबसे ऊपर आता है।
अब जैसे मुसोलिनी जैसे थिंकर्स हैं वो ये कहते थे एवरीथिंग इज विद इन द स्टेट, नथिंग आउटसाइड ऑफ इट, दैट्स इट। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्शन है। तो इसीलिए फासिज्म में स्टेट को सुप्रीम माना जाता है। फासिज्म में अगर स्टेट के फीचर्स देखेंगे तो दे बिलीव इन ऑर्गेनिक स्टेट। तो जब हम ऑर्गेनिक स्टेट की बात करते हैं इसका मतलब है फासिज्म मानता है कि स्टेट इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और जितने भी इंडिविजुअल्स आप या मेरे जैसे जो एग्जिस्ट करते हैं वो स्टेट के लिए ही एग्जिस्ट करते हैं अल्टीमेटली। तो यानी कि जिस तरीके का स्टेट फासिज्म में प्रमोट किया जाता है दैट इज नथिंग बट अ टोटलिटेरियन स्टेट। टोटलिटेरियन स्टेट विच मीन्स एक ऐसा स्टेट जिसमें पॉलिटिक्स कंट्रोल की जाती है, इकोनॉमिक भी कंट्रोल की जाएगी, एजुकेशन उसका कंट्रोल किया जाएगा, उसका जो कल्चर है वो भी स्टेट ही कंट्रोल करेगा। और इसीलिए आप देखेंगे कि फासिज्म का जो स्टेट होता है दैट इज बेसिकली एंटी लिबरल। एंटी लिबरल इन द सेंस दैट इंडिविजुअल राइट्स कोई नहीं होंगे, कोई डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, कोई प्लूरलिज्म नहीं होगा। इनफैक्ट नेशनलिज्म की बात करते हैं फासिज्म में, राइट? मिलिटरिज्म की बात होती है फासिज्म में। एक मिलिट्री स्टेट आप कह सकते हैं एग्जिस्ट करता है, यानी कि वॉर को ग्लोरीफाई किया जाएगा, डिसिप्लिन को ग्लोरीफाई किया जाएगा, आप ओबीडियंट कितने हैं इस चीज़ को ग्लोरीफाई किया जाएगा। दैट इज अ फासिस्ट स्टेट। अब जो मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्शन ऑफ स्टेट है उस बारे में हम बात करते हैं। तो मार्क्सिज्म में आपको पता है यहाँ पर आते हैं, जैसे यहाँ पर तो हमने बोला मुसोलिनी है, तो यहाँ पर आते हैं कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि स्टेट जो है वो बेसिकली जो भी रूलिंग क्लास होती है उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। तो यानी जिस टाइप के स्टेट की बात मार्क्सिस्ट करते हैं वो कहते हैं कि रियलिटी में एग्जिस्ट करता है द बुर्जुआजी स्टेट, राइट? यानी कि कैपिटलिस्ट स्टेट जो प्रॉपर्टी ओनर्स को सर्व करता है, जो कैपिटलिस्ट्स के लिए काम करता है। इसीलिए देयर इज अ डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलिटेरिएट क्लास। ठीक है, प्रोलिटेरिएट यानी कि कार्ल मार्क्स कहते हैं कि देखिए प्रोलिटेरिएट मतलब होता है प्रॉपर्टी लेस, आप ऐसे बोल सकते हो। रेवोल्यूशन के बाद जो है वर्कर्स स्टेट की पावर को सीज कर लेंगे एंड इवेंचुअली जो है आगे जा कर के उनकी डिक्टेटरशिप सॉर्ट ऑफ आ जाएगी, राइट? तो अल्टीमेटली जो है आप यहाँ पर कह सकते हो कि लेनिन जैसे, व्लादिमीर लेनिन जैसे जो थिंकर्स हो गए वो इस बारे में बात करते थे। इसीलिए अल्टीमेट गोल मार्क्सिस्ट स्टेट में था कि एक क्लासलेस सोसाइटी होनी चाहिए, स्टेट ऑटोमेटिकली डिसअपियर हो जाना चाहिए, स्टेटलेस सोसाइटी होनी चाहिए। इसीलिए स्टेटलेस कम्युनिज्म की यहाँ पर बात की जाती है, स्टेटलेस सोसाइटी की बात की जाती है। सो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि मार्क्सिज्म कहता है कि जो स्टेट है वो बेसिकली एक टेम्परेरी है, राइट? और इसीलिए इसको इवेंचुअली आगे जाकर के जब रेवोल्यूशन आएगा द स्टेट विल विदर अवे, राइट? क्योंकि जो अभी स्टेट एग्जिस्ट कर रहा है वो बेसिकली रिच क्लास को फायदा कर रहा है, राइट? तो ये चीज़ है। अल्टीमेटली आप फिर यही बताएंगे कि देखिए जो फासिज्म है इसमें तो आपको पता ही है कि कार्ल पॉपर जैसे थिंकर्स आते हैं जो ये कहते हैं इसको क्रिटिसाइज करते हुए कि देखिए अगर इस तरीके का स्टेट होगा तो टोटलिटेरियनिज्म आएगा, देयर विल बी सप्रेशन ऑफ लिबर्टी। और सिमिलरली हैना अरेंट जैसे जो थिंकर्स हैं वो मार्क्सिस्ट स्टेट को क्रिटिसाइज करते हैं। तो हैना अरेंट का ये कहना था, देखिए सोवियत एक्सपीरियंस के थ्रू भी ये चीज़ देखने को मिली है कि स्टेट की पावर इतनी एक्सपैंड हो जाती है कि ब्यूरोक्रेटिक डोमिनेशन ही देखने को मिलता है इवेंचुअली। तो ऐसा नहीं होता कि विदर अवे हो जाएगा, स्टेटलेस सोसाइटी हो जाएगी और लोगों के हाथ में पावर आ जाएगी, राइट?
और इन कॉन्सेप्ट्स का आज के समय पे क्या रेलेवेंस है? फासिज्म में अगर आप देखेंगे तो आज के समय पे हाइपर नेशनलिज्म जो आपको देखने को मिलेगा वो कहीं ना कहीं इसी से इंस्पायर्ड है। सिमिलरली जो आज के समय पे एंटी कैपिटलिस्ट मूवमेंट्स आ रही हैं, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी डिबेट्स जो चल रही हैं, वो यहाँ से इंस्पायर्ड है। तो आपको ये चीज़ बतानी है कि देखिए फासिज्म तो स्टेट को ग्लोरीफाई करता है एज एन एब्सोल्यूट एंड, लेकिन जो मार्क्सिज्म है इट व्यूज इट एज अ टेम्परेरी इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्लास डोमिनेशन विच इज एक्चुअली डेस्टिन्ड टू डिसअपियर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाउ इज लिबर्टी अ प्री कंडीशन फॉर इक्वालिटी? यानी कि अगर लिबर्टी ही नहीं होगी तो इक्वालिटी आएगी ही नहीं। और आपको बताना है कि दोनों के बीच की क्या रिलेशनशिप है। सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हमने डिस्कस किया हुआ है ये चीज़। आपको ये बताना है कि कैसे अगर आप लिबर्टी अचीव करते हो तो आप इक्वालिटी अचीव कर सकते हो, दोनों के बीच की क्या रिलेशनशिप है, कौन से एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हैं, कौन सा एरियाज ऑफ हार्मनी है। तो मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी में लिबर्टी एंड इक्वालिटी दोनों ही फाउंडेशनल वैल्यूज हैं मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी की, दोनों साथ साथ चलती हैं, राइट। लेकिन यूजुअली इन दोनों को ऑपोजिट देखा जाता है। लोगों को लगता है कि ये जो दोनों आइडियाज़ हैं ये कंपीटिंग आइडियाज़ हैं, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत सारे थिंकर्स का ये आर्ग्यूमेंट है कि अगर जेन्युइन लिबर्टी नहीं होगी तो इक्वालिटी भी नहीं एग्जिस्ट करेगी। अगर आपको एक मीनिंगफुल इक्वालिटी चाहिए वो लिबर्टी के बिना पॉसिबल ही नहीं है। सिंपल। तो आपस में इंटरडिपेंडेंट है लिबर्टी एंड इक्वालिटी। जेन्युइन लिबर्टी बिना इक्वालिटी के आएगी नहीं। सिंपल। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर डिफाइन करना है, आपको बताना है बेसिकली कि इक्वालिटी क्या है, लिबर्टी क्या है, कि लिबर्टी कैसे एक प्री कंडीशन है, हाउ इट इज अ प्री कंडीशन फॉर इक्वालिटी। सिंपल। जैसे इक्वल पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, बिना लिबर्टी के कोई वोटिंग राइट से नहीं होंगे, कोई फ्री स्पीच नहीं होगी, कोई पार्टिसिपेशन नहीं होगा, तो फिर इक्वालिटी इम्पॉसिबल होगी। तो जॉन लॉक का यही कहना था। इक्वल अपॉर्चुनिटी अगर आपको चाहिए तो उसके लिए लिबर्टी चाहिए होगी, क्योंकि लिबर्टी होगी तो लिबर्टी तो एजुकेशन लाती है, लिबर्टी के थ्रू एम्प्लॉयमेंट, मोबिलिटी, ये सब आएगा, तो इवेंचुअली आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। तो कहीं ना कहीं इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम आर्बिट्ररी पावर। फ्रीडम जो है वो सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करता है डोमिनेशन से, राइट। अब यहाँ पर आप बेसिकली किसकी बात करेंगे, आप बात करेंगे टी.एच. ग्रीन की। टी.एच. ग्रीन जैसे थिंकर्स की हमने बात की हुई है कि कैसे टी.एच. ग्रीन कहते हैं कि रियल फ्रीडम के लिए आपके पास में एजुकेशन, हेल्थ केयर, बेसिक अपॉर्चुनिटीज होना बहुत ज़रूरी है। तो रियल फ्रीडम तो तभी आएगा ना जब ये इक्वल अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी। ऐसे ही जॉन रॉल्स जैसे थिंकर्स हैं जो ये कहते हैं कि इक्वल लिबर्टी सबसे पहले गारंटी होगी, पहले लिबर्टी आएगी एंड देन जो है अगर इनइक्वालिटीज भी एग्जिस्ट कर रही हैं समाज में तो इनइक्वालिटीज इस तरीके से होनी चाहिए जो इवेंचुअली बेनिफिट करें टू द लीस्ट एडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो वो वाला कॉन्सेप्ट आपने बता दिया, राइट। ऐसे ही लिबरल पर्सपेक्टिव में लिबर्टी को पहले माना जाता है। फ्रेडरिक हाइक जैसे थिंकर्स ये कहते हैं कि देखिए बहुत ज़्यादा इक्वालिटी अगर आप लेके आओगे तो वो फ्रीडम को रिड्यूस कर देगा, क्योंकि मेरिट एग्जिस्ट करता है, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव भी है। कार्ल मार्क्स जैसे थिंकर्स कहते हैं कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो समाज में एग्जिस्ट करती है वो लिबर्टी डिस्ट्रॉय कर देती है, इसीलिए इक्वालिटी पहले आनी चाहिए। तो बहुत सारे थिंकर्स ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि इक्वालिटी पहले आएगी, बहुत सारे थिंकर्स हैं जो कहते हैं लिबर्टी पहले आएगी। तो ये कॉन्फ्लिक्ट तो एग्जिस्ट करता ही है। एग्जाम्पल के तौर पे हाई टैक्सेशन की अगर आप बात करें कि कैसे हाई टैक्सेशन प्रमोट करता है इक्वालिटी को, बट कैसे ये इकोनॉमिक लिबर्टी को रिड्यूस कर देता है। आई एम जस्ट गिविंग यू द आइडियाज। वी हैव ऑलरेडी टॉक अबाउट
इन आवर लेक्चर्स कि कैसे एक दूसरे पे ये दोनों चीज़ें इंटरडिपेंडेंट है। तो आपको रॉबर्ट नॉजिक जैसे क्रिटिक भी मेंशन करने हैं जो ये कहते हैं कि अगर आप रिसोर्सेज को रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो कैसे लिबर्टी को वॉलेट करता है, राइट? लेकिन यहाँ पर जॉन रॉल्स जैसे थिंकर्स बैलेंस करते हैं दोनों चीज़ों को। अमर्त्य सेन जैसे थिंकर्स हैं जो कैपेबिलिटी अप्रोच के थ्रू कहते हैं कि फ्रीडम और इक्वालिटी यानी कि लिबर्टी और इक्वालिटी कंबाइन होनी चाहिए। तो आज के समय पे हेल्थ केयर एक्सेस का एग्जाम्पल दे सकते हैं, LGBTQ+ राइट्स हैं, ब्लैक लाइव मैटर जैसे जो आपकी मूवमेंट्स हुई हैं, मिनिमम वेज के जो डिबेट्स होती हैं, सारे एग्जाम्पल्स आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो आप ये कहेंगे कि देखिए ये ऑपोजिट वैल्यूज़ नहीं है, एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लिबर्टी क्या करता है, एक इंडिविजुअल को अलाउ करता है टू फ्लरिश फर्दर, लेकिन इक्वालिटी इंश्योर्स दैट सच फ्रीडम इज जेन्युइनली एक्सेसिबल टू ऑल। Now let's talk about our next question, which is question number 4 for paper 1 section A. तो अगेन पहला क्वेश्चन बहुत ही डायरेक्ट है, आपको एक्सप्लेन करना है मैकियावेलीज एप्लीकेशन ऑफ एम्पेरिकल मेथड, ये कैसे उन्होंने इस मेथड को अप्लाई करके ह्यूमन अफेयर्स को बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट स्टेज पे पहुंचाया, पॉलिटिकल साइंस पे। तो आपको सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में बताना है कि मैकियावेली का मेथड क्या था, ये मेथड क्यों इतना रेवोल्यूशनरी था और कैसे इसके थ्रू मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस में कंट्रीब्यूशन देखा गया। तो सिंपल है, मैकियावेली ने क्या किया था, एम्पेरिकल मेथड पे मैकियावेली बेसिकली सेपरेटेड पॉलिटिक्स एंड एथिक्स, ये चीज़ सेपरेट कर दी इन्होंने। जैसे प्लेटो का आपको याद होगा, प्लेटो पॉलिटिक्स और एथिक्स, मोरालिटी साथ में बात करते थे, लेकिन मैकियावेली ने इसी को सेपरेट किया। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि पॉलिटिक्स जो स्टडी की जाती थी, इन्होंने कहा इट शुड नॉट बी स्टडीड एज व्हाट ऑट टू बी, रादर व्हाट इज, कि प्रैक्टिकली हो क्या रहा है। यानी कि मैकियावेली ने पॉलिटिकल रियलिज्म लेकर के आए ये सबसे पहले। जो आपको प्लेटो के समय पे दिखेगा, दैट वाज मोर ऑफ पॉलिटिकल आइडियलिज्म, क्या होना चाहिए पॉलिटिक्स में, क्या करना चाहिए, बट मैकियावेली वाज लाइक पॉलिटिक्स में होता क्या है वही सीखो एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू टेक द डिसीजंस। तो यानी कि मैकियावेली का जो मेथड था वो ऑब्जर्वेशन बेस्ड एनालिसिस था। मैकियावेली ने बहुत सारे हिस्ट्री के एग्जाम्पल्स यूज़ किए, कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स का यूज़ किया आइडियल मॉडल्स फॉलो करने की बजाय। मैकियावेली ने पावर को स्टडी किया कि कैसे एक्वायर की जाती हैं चीज़ें, कैसे पावर को मेंटेन करना होता है, कैसे पावर को एक्सपैंड करना होता है। तो मैकियावेली की जो स्पिरिट थी, टू अंडरस्टैंड द पॉलिटिक्स, दैट वाज साइंटिफिक। मैकियावेली ने एविडेंस बेस्ड पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग पे फोकस किया। तो इसीलिए आप देखेंगे कि मैकियावेली से बहुत सारे थिंकर्स इन्फ्लुएंस हुए, चाहे फिर वो हॉब्स हो, वेबर हो, आगे जाके जो बिहेवियरलिस्ट थे। लेकिन क्योंकि क्रिटिसिज्म भी मेंशन करना है, तो आपको पता है रूसो जैसे थिंकर्स हैं जो बोलते हैं इमोरल पॉलिटिक्स के बारे में कि ये गलत है। लियो स्ट्राउस जैसे थिंकर्स हैं, इज़ाया बर्लिन जैसे थिंकर्स हैं जो कहते हैं कि ऐसे तो आप टायरेनी को जस्टिफाई कर रहे हो, राइट? तो वो आपको क्रिटिसिज्म भी मेंशन यहाँ पर करने होंगे। लेकिन अल्टीमेटली जब फिर आप कंक्लूड करेंगे इस आंसर को, तो आप बोलेंगे कि देखिए मैकियावेली ने पॉलिटिकल इंक्वायरी, जिस तरीके से हम पॉलिटिक्स को समझते थे उसको ट्रांसफॉर्म किया, उसको एक रियलिस्टिक और एम्पेरिकल डिसिप्लिन में डाला और मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस की फाउंडेशन लेकर ही। सिंपल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन। एरिस्टोटल का जो पॉलिटिकल थॉट है, दैट इज his classification of the different types of political constitution in the politics, right? तो यानी कि ये क्वेश्चन आपको एरिस्टोटल की जो कॉन्स्टिट्यूशन की क्लासिफिकेशन है सिंपली वो पूछ रहा है। बहुत ही इजी है। एरिस्टोटल की जो पॉलिटिक्स थी, उन्होंने सबसे पहले एक सिस्टमैटिक कंपैरेटिव स्टडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस दिया और यहाँ पर उन्होंने कहा कि देखिए मोनार्की है वो बेसिकली अल्टीमेटली टायरेनी में कन्वर्ट हो जाएगी, राइट? एरिस्टोक्रेसी है, अल्टीमेटली अब
आपको पता है कि जो भी उन्होंने अपने इंस्टीट्यूशंस अपने कंपैरिजन किया, सो ही टॉक्ड अबाउट द प्योर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स एंड द परवर्टेड लाइक द इम्प्योर फॉर्म ऑफ इट। तो मोनार्की है, उसका करप्ट फॉर्म बन जाएगा टायरनी, एरिस्टोक्रेसी है, करप्ट फॉर्म बनेगा ओलिगार्की, एंड देन देयर इज डेमोक्रेसी एंड पॉलिटी। सो प्योर फॉर्म में इन्होंने पॉलिटी को प्रेफरेंस दी। तो एरिस्टोटल ने 158 कॉन्स्टिट्यूशंस को कंपेयर किया, स्टडी किया, एंड इवेंचुअली उन्होंने कहा कि देखिए पॉलिटी इज द बेस्ट, राइट, इट इज द बेस्ट प्रैक्टिसेबल स्टेट। क्योंकि पॉलिटी ये कहते थे कि मिडिल क्लास के रूल पे बेस्ड है, रूल ऑफ लॉ फॉलो होगा, बैलेंस होगा, वो सारी बातें डायरेक्टली आप यहाँ पर बात करेंगे। एंड इवेंचुअली फिर उसका क्रिटिसिज्म भी आपको बताना है कि जो उन्होंने बात की वो बहुत ही एंशिएंट कॉन्टेक्स्ट में की थी, क्योंकि उस समय पे एक तो इन्होंने अपने एनालिसिस में विमेन को एक्सक्लूड किया, स्लेव्स को एक्सक्लूड किया। इन्होंने आज की जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है, ये कहते थे कि डेमोक्रेसी को इट्स द मतलब सेकंड वर्स्ट फॉर्म जो भी आपका है, राइट, वो सब आपको बताना है। तो आप बोलोगे कि देखिए आज की डेमोक्रेसी ऐसी नहीं है। जिस तरीके से एरिस्टोटल ने डेमोक्रेसी को डिफाइन किया था, मॉडर्न डेमोक्रेसी इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम इट। सो इस तरीके से आप थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी मेंशन करेंगे एंड इवेंचुअली आपको कंक्लूड करते समय कहना है कि एरिस्टोटल का जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्लासिफिकेशन है वो आज भी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के फाउंडेशनल कंट्रीब्यूशन में आता है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, ऑल दीज थिंग्स you will mention. And finally, now let's talk about the last question, which is explicit the features of deliberative democracy. अगेन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी पे आपको एक क्वेश्चन हर साल मिलेगा। 2014 में भी आपको एक क्वेश्चन मिला डेलिब्रेटिव पे। डेलिब्रेटिव का मतलब होता है जब आप डिसीजन मेकिंग लेते हैं डिस्कशंस के थ्रू, आप पब्लिक रीजनिंग करते हैं, पब्लिक डिस्कशंस करते हैं, आप एक बहुत ही इन्फॉर्म्ड तरीके से डिबेट करते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि हाँ भाई चलो वोट करते हैं एंड लेट्स टेक अ डिसीजन। नो, यू फर्स्ट ऑफ ऑल डिबेट, यू फर्स्ट ऑफ ऑल रैशनली थिंक अबाउट व्हाट्स राइट एंड रॉन्ग, क्या किया जाना चाहिए, एंड देन इवेंचुअली यू मेक अ डिसीजन इवन इफ यू गो फॉर अ वोटिंग आफ्टर दैट। तो डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी के सारे फीचर्स आपको यहाँ पर बताने हैं, जैसे कि रीजन डिस्कशन होता है, बहुत ही रैशनल डिस्कशन होता है, हेबरमास को कोट कर सकते हैं, पब्लिक पार्टिसिपेट करेगी, दैट्स अनदर फीचर, या जो भी डिसीजन लिया जाएगा, जो भी लेजिटिमेसी आएगी वो डेलिब्रेशन के थ्रू आएगी, यानी कि जो भी लॉज बनाए जाएंगे वो लॉज को एक्सेप्ट किया जाएगा क्योंकि वो लॉज डिस्कशंस के बाद आए हैं। दैट्स ऑल अबाउट डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी। क्योंकि हर एक तबके से लोग आएंगे, डिस्कस करेंगे उस मुद्दे पे, तो प्लूरलिज्म की रिस्पेक्ट होना ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है। यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप कैपिटलिस्ट क्लास को बुला के डिस्कशन कर लो, एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैज़ टू बी पार्ट ऑफ दैट डिस्कशन। तो प्लूरलिज्म होना बहुत ज़रूरी है। दैट्स एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी, यानी कि डाइवर्स व्यू पॉइंट्स होना बहुत ज़रूरी है। और जब आप डिस्कस कर रहे हो तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट रखना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ सुनने के लिए दूसरे का ओपिनियन नहीं सुनना है, समझने के लिए सुनना है। समझना है कि जो आर्ग्यूमेंट सामने से दिया जा रहा है उसमें क्या रैशनैलिटी है, कितना सही और कितना गलत है। डॉगमेटिक नहीं होना है। दैट्स डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी। यानी अकाउंटेबिलिटी होना भी बहुत ज़रूरी है। लीडर्स को जस्टिफाई करना होगा कि उनके डिसीजंस जो हैं वो उन्होंने क्यों लिए पब्लिकली। इस तरीके की चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। तो हेबरमास, जोशुआ कोहेन, हैना अरेंट, रूसो जैसे थिंकर्स हैं जो डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी में आते हैं। लेकिन फिर इसका क्रिटिसिज्म भी है। क्यों? क्योंकि अगर आप इतने डिस्कशन, इतना डिबेट करेंगे तो ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। अगर सोचिए 140 करोड़ लोग हैं, सभी को बुला के डिस्कशन किया जाए लार्ज स्केल पे, तो कितना डिफ़िकल्ट होगा। दूसरा, पार्टिसिपेशन में भी इनइक्वालिटी होगी, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है इस तरीके के डिस्कशंस में, जब हम रैशनल डिस्कशन की बात करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम जो एजुकेटेड ग्रुप्स होते हैं वो डोमिनेट करते हैं।
दूसरा, आज के समय पे अगर हम डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी मान लो ऑनलाइन करने की बात करते हैं तो डिजिटल मैनिपुलेशन बहुत पॉसिबल है। फेक न्यूज़ डेलिब्रेशंस को बहुत अफेक्ट करती हैं, तो ये भी एक लिमिटेशन हो गई उसकी। लेकिन अल्टीमेटली आज के समय पे सिटीजन्स असेंबली है या पार्टिसिपेटरी बजटिंग, इस तरीके के थ्रू पब्लिक कंसल्टेशंस लिए जाएं, ऑनलाइन पॉलिसी कंसल्टेशंस लिए जाएं, ये होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी होगी तो ये हमारी डेमोक्रेसी को एनरिच करेगा। बेसिकली सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि प्रेफरेंसेस पे फोकस किया जा रहा है, रादर इन्फॉर्म पब्लिक रीजनिंग होगी, लेजिटिमेसी बढ़ेगी, तो हमारी जो क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो ये सारे फीचर्स आपको यहाँ पर मेंशन जो है वो करने हैं, ठीक है। इसी के साथ हमारा आज का जो 2014 का पेपर 1 सेक्शन ए पार्ट है वो यहाँ पर हमने डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट टाइम हम 2014 पेपर 1 सेक्शन बी यानी इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का पार्ट है वो डिस्कस करेंगे। एंड आई विल ऑल्सो इवेंचुअली ट्राई कि एक दो वीडियोस आपके वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में भी रेगुलरली अपडेट होते रहें। And there is one video that I have not found, मुझे अपलोड करना है, वो अगर आपका अपलोड होगा पेपर 1 सेक्शन बी की प्लेलिस्ट का, तो उसके बाद मेरे पास जो भी सारे रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई हैं पेपर 1 सेक्शन बी की, इवेंचुअली आई विल अपलोड दोस। बट वो एक वीडियो क्योंकि मुझे मिला नहीं है, आई हैव टू रिकॉर्ड इट फर्स्ट एंड देन पुट इट हियर, उसके बाद ही उसके बाद के वीडियोस आएंगे। सो आई ट्राई टू मेक श्योर कि इस वीक के एंड तक आई विल रिकॉर्ड दैट एंड इवेंचुअली फिर एक बार में ही ऑन अ डेली बेसिस आई विल स्टार्ट पुटिंग अप rest of the videos of paper 1 section B. All right, so I would say this is it for this video guys. आप मुझे बताइएगा कि ये इनिशिएटिव आपको कैसा लगा। And I know it's a long video, 1 hour 35 minutes, but that's because we have discussed everything in detail today, right? और previous year questions बहुत ज़्यादा important होते हैं, तो उस perspective से this is actually a good initiative. Just let me know. I will record more videos like this for you guys and stay happy and safe. Bye bye.